हल्का लग रहा है। घुस गया इसके अंदर। या तो इसको पूरा हटवा के या तो इसको उल्टा बिछवा दो। कुछ ऐसा करेंगे। हो गया ना स्टार्ट। हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। आज इसका कौन सा होगा बे? लेक्चर नंबर 7 होने वाला है ना। यस, उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सब लोगों को। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट से आप थम्स अप करके बता सकते हैं कि सब माहौल ठीक है, बढ़िया है सर, एकदम आवाज बढ़िया आ रही है। यस, इसको आवाज को फुल ही कर देना, मतलब उधर से ना तेज ही कर देना। हाँ जी, ठीक हो सब बढ़िया? थम्स अप कर देना अगर ठीक हो तो। आवाज वगैरह ऑडियो वीडियो क्लियर हो, मेरी शक्ल दिखाई दे रही हो आपको, है ना? जैसे भी हो लेकिन दिखाई देनी जरूरी है, वो बात अलग है। यस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी थी, है ना। डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया था। उससे पहले फिर हम लोगों ने आयंस क्या होते हैं, आयंस के फॉर्मूले लिखे थे, आयंस के नाम लिखे थे, और फिर हमने आयन से फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है ये सारी चीजें भी लास्ट क्लास में लिखी थी, है ना। यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैंने बस हल्का सा इंट्रोड्यूस किया था कि हमें कौन कौन से लॉज हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं, है ना। और लॉज हम लोग स्टार्ट आज करने वाले हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। बताइए, करें स्टार्ट? आप लोग अगर कहो तो स्टार्ट कर देते हैं। कर दें स्टार्ट, क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क तो बचा नहीं था, है ना। लास्ट क्लास का कोई होमवर्क नहीं है जो मुझे डिस्कस करना हो, सीधा मुझे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाना और उसमें लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, डेफिनेट, मल्टीपल, ये 3 लॉ तो हमें आज करने ही है ना। मुझे उम्मीद है ये 3 लॉस तो हो ही जाएंगे, और गैलो-साइक्स लॉ भी अगर टाइम रहा तो हम लोग इसको भी कवर कर ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपकी चैट मुझे अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है अभी, ठीक है ना, तो उसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तब तक मेरे हिसाब से मैं सेशन को कर देता हूं स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ कुछ बच्चों के डाउट्स थे जो मैं देख पा रहा था कल, है ना। एक तो यार आप लोग जो कमेंट करते हो ना क्लास में, देखो अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपकी प्रॉब्लम्स मेरे पास पहुंचे, है ना, और अच्छे से पहुंचे, तो ये जो आप डाउट में वो शोना बाबू करते रहते हो ना, वो मत किया करो, है ना। जान पहचान मत किया करो। तो जो कमेंट सेक्शन आता है ना, उसमें उसमें एक्चुअली कमेंट लिखा करो, है ना। एक्चुअल कमेंट यही कि भाई क्लास कैसी थी, अच्छी थी, मजा आया, नहीं आया, ये वाली चीज समझ में नहीं आई, ये रिपीट हो जाए तो अच्छा मजा आ जाएगा, है ना, वो चीज हो जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसी चीज अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे और वो कमेंट अगर कोई टीचर पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि क्लास का माहौल क्या है ना, कैसे क्लास चल रही है। लेकिन अगर मान लो आप कमेंट में हेलो भैया क्या कर रहे हो, कैसे चल रहा है, मतलब अलग फालतू की बातें हो रही है, कोई भाई साहब तो दिल बना देंगे, तो 1000 दिल बना देंगे ऐसे ही, तो फिर एकदम से वो देखने का मन नहीं करता उन कमेंट्स को, और फिर आपका जो क्लास का जो एनवायरनमेंट है उसका पता नहीं लग पाता, है ना। तो मेरी आप लोगों से उम्मीद यही होगी, और मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप लोग उस कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा चीजें ना लिखें, है ना। सिर्फ उतना ही लिखें, आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, बढ़िया थी सर, ये आज की क्लास में अच्छा था, ये था, वैसा था, जो रेलिवेंट हो वही चीज लिखें। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, है ना। ताकि जब भी, और सिर्फ मेरी क्लास में नहीं, बाकी सब लोगों की क्लास में ही, क्योंकि जब भी कोई टीचर उनको देखे तो उनको समझ में आए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। अच्छा, फिर कुछ लोगों का एक ही डाउट लगातार मेरे पास आ रहा है कि सर पीवाईक्यूज की कौन सी बुक हम लोग खरीदें, है ना। पीवाईक्यूज की कौन सी बुक लेनी जरूरी है? तो मैं आपको बताऊं, पीवाईक्यूज की आपकी श्रद्धा है, कोई सी भी बुक ले लो, है ना। उससे नहीं फर्क पड़ता आपने कौन सी बुक ले रखी है, क्योंकि पीवाईक्यू सब में सेम ही होंगे, है ना। फिजिक्स वाला का भी अपना पीवाईक्यू का बुक है, आप लोग वो भी परचेस कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट और भी पब्लिकेशंस हैं, है ना, आप उनमें से किसी भी पब्लिकेशन का चाहो तो वो ले सकते हो, है ना, बुक ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब में पीवाईक्यू सेम है, क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम ही रहना है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई से बुक लो सेम ही रहना है। ठीक है ना। तो जो आपको ठीक लगे, जो आपकी जेब अलाउ करे, जिसको पॉकेट अलाउ करे, वो वाला आप लोग ले सकते हो। हालांकि प्राइस में भी कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो वो चीज आप लोग कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर पीडब्ल्यू का मॉड्यूल लेना जरूरी है क्या? मैं आपसे वापस बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, जरूरी है ऐसा कुछ नहीं है,
कि भाई लेना ही है, वो नहीं लिया तो कुछ बहुत बड़ा गुनाह हो गया या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक मटेरियल किसी भी बच्चे के पास होना चाहिए, ठीक है ना, एक मटेरियल स्टूडेंट के पास होना चाहिए जिसको वो रेफर कर सके, जिसमें से अगर उसको कभी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट हो तो प्रैक्टिस कर सके, है ना। और हम लोग क्लास में मॉड्यूल इसलिए क्वेश्चंस इसलिए देते हैं क्योंकि यार कम से कम हमारा मॉड्यूल है, हम लोग चाहेंगे कि आप उस मॉड्यूल में से क्वेश्चन सॉल्व करो। इतनी मेहनत से बनाया गया, इतने सारे क्वेश्चन अच्छे छांटे गए, है ना, तो वो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग मॉड्यूल में से क्वेश्चन जरूर ट्राई करो, ठीक है, डन है। कुछ बच्चे ने ये भी लिखा कि सर ना आप एक काम किया करो, आप मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं, सर हम मॉड्यूल परचेज नहीं कर सकते, आप मॉड्यूल के क्वेश्चन पीपीटी की फॉर्म में, पीपीटी में लिख के ले आया करो। तो मुझे लगा कि ये चीज बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट इसलिए नहीं है, मैं आपको बताऊं, अभी तो आपको लग रहा होगा ठीक है मैं 2 4 5 क्वेश्चन लिख के ले आऊंगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मुझे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने होंगे, यार अब 40 क्वेश्चन हर दिन लिख के लाना तो पॉसिबल नहीं है ना। अभी तो चलो कंटेंट ज्यादा कवर नहीं हो रहा, टॉपिक भी छोटे छोटे हैं, है ना, तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अब आगे कमेंट, एक दिन में ही 100 क्वेश्चन होंगे जो आप लोग सॉल्व करोगे, तो वो पॉसिबल हमारे लिए नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो लिखना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से अब सेशन को करते हैं स्टार्ट। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ, लो जी भाई लोगों, असली जो केमिस्ट्री, ये जो हमारा चैप्टर है वो यूं मानिए यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, है ना। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने ये पढ़ा है ना। मास कंजर्वेशन, इसका नाम ही आपको चिक चिक के कह रहा है। सबसे पहली बात तो ये जो लॉ है वो किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट थे एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। नाम देख रहे हो कितना प्यारा है, गजब एकदम, है ना। ये लेवोजियर थे, उन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था। सर क्या ये नाम याद रखना जरूरी है? नहीं जरूरी है भाई, है ना, नहीं जरूरी है। अगर आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके याद रखना चाहते हो तो वो आपकी बात है, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि ये वाला जो लॉ है किसने दिया था, कम से कम जेई में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बात ये आती है कि सर ये लॉ होता क्या है, ये लॉ क्या कहता है ना। हाँ सर ये जो लॉ है वो क्या कह रहा है? यस, ये जो लॉ है वो क्या कह रहा है? ये जो लॉ है वो ये कह रहा है, ये लॉ ये कहता है कि एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, चाहे कोई फिजिकल चेंज है चाहे वो कोई केमिकल चेंज है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हो। सर इसका मतलब ऐसे भी तो हो सकता है, लेट से आपके सामने केमिकल रिएक्शन है सर, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इन्होंने रिएक्ट करके क्या बना दिया? C+D बना दिया। और सर ये जो रिएक्शन है कैसी हुई है? कंप्लीट रिएक्शन है। ये कैसी है बेटा? कंप्लीट रिएक्शन, है ना। ए और बी पूरा का पूरा COD में कन्वर्ट हो रहा है, कंप्लीट रिएक्शन है। यस, तो सर ये क्या एक तरह का केमिकल चेंज है। A+B जो है सर वो नए प्रोडक्ट COD में कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो हमारा जो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है वो क्या कहता है? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये कहता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, यस, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आपका सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। सर मास जो है वो इधर उधर गायब नहीं हो पाएगा। यस, तो यहां जो रिएक्टेंट है वो कौन कौन है? A+B। तो A+B का मास किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल। और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? C+D, इनके मास के इक्वल होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? दादा कोई बोल ही नहीं रहा यार। यस यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? यस यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? हम्म। तो मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग जो कश्मीर में हुआ उसके बारे में लिख रहे हैं, है ना। जो भी हुआ मतलब पहलगाम में बहुत गलत था, है ना, नहीं होना चाहिए। और ऐसे बेगुनाह लोगों को मतलब ऐसे मौत के घाट उतार देना, मतलब अब क्या बोलें इस पे, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जो वो लोग करना चाहते थे ना, है ना, वो उन्होंने कर दिया, मतलब ठीक है।
एक तो उनका था कि मुझे लगता है कि ऐसे डायरेक्ट लोगों को टारगेट करना, एक दहशत का माहौल वो पैदा करना चाहते हैं, है ना, सबसे पहली चीज तो ये। और फिर रिलीजन के बेसिस पे लोगों की जो भी फीलिंग्स है उनको भड़काने का काम वो करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि वो काफी हद तक सक्सेस भी हुए हैं, है ना, क्योंकि मैं जो कमेंट्स देख पा रहा हूं आप लोगों के, है ना, तो उसमें मुझे लगता है कि वो जो लोग चाहते थे वो लोग करना, वो उन्होंने कर दिया, है ना। आप में से अब लोग कहीं पर भी घूमने जाते हैं लेट से, तो बहुत अपना टाइम पैसा सब कुछ इन्वेस्ट करके जाते हैं, खर्च करके जाते हैं, और बहुत खुश होते हैं। और बहुत सारे लोगों की अलग अलग तस्वीरें भी आई हैं जिसमें 2 मिनट पहले वो बहुत खुश थे और उसके बाद मतलब एकदम से माहौल चेंज हो गया। तो मैं एक चीज छोटी सी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है ना, कि मैं थोड़ा एक्सट्रीमिज्म में कम विश्वास करता हूं, है ना। और हो सकता है मेरी बात आप में से बहुत सारे लोगों को गलत भी लगे और अच्छी ना लगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है। मैं आप लोगों से एक ही चीज कहूंगा कि जो जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो, है ना, उस पे आप हर चीज पे विश्वास ना करें, ठीक है। जो भी आप लोग देख रहे हो, है ना, जो आपके मन में डालने की कोशिश की जा रही है, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, सच्चाई उससे अलग भी हो सकती है ना। जो आप लोग देख पा रहे हो, जो आपकी स्क्रीन पे, आपकी फोन की स्क्रीन पे, जरूरी नहीं है कि वो 100% सही हो, है ना। आप लोग बहुत छोटे हो अभी इन सारी चीजों को समझने के लिए। हाँ, इसका जितना मतलब कंडेम किया जाए उतना कम है ना। और जो लोग चले गए, उनके परिवार के वो लोग वापस नहीं लौट के आएंगे, और उनके परिवार को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा हम और आप बैठ के नहीं लगा सकते, है ना। सिर्फ आप गुस्सा जाहिर कर सकते हो, है ना, कि आप किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बोल दो, है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज बोला, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो गए भी ना हो कश्मीर में, है ना। मैं कश्मीर गया हूं और मैं बहुत बार गया हूं, 3-4 बार मैं कश्मीर जा चुका हूं, और जिस जगह पे इंसिडेंट हुआ वहां पर भी जा चुका हूं। अभी मैं कश्मीर में इवेंट करके आया हूं 2 वीक पहले, सोपोर में, जो पहलगाम से ज्यादा दूर नहीं है ना। मैं श्रीनगर जाके आया हूं, मैं दूध पथरी जाके आया, और मैं ट्रैक कर चुका हूं कश्मीर के अंदर। तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि जो लोग आप आज देख रहे हो ना अपने मोबाइल स्क्रीन पे, वो 100% सही नहीं है ना। एक तराजू में सारे लोगों को एक साथ तोलना मुझे लगता है सही नहीं होता, है ना। एक मोहल्ले में मान लो एक इंसान है जो बहुत ऐसा है, गुंडा टाइप का है ना, डॉन टाइप का है, लड़ाई झगड़े करने वाला है, और इस बेस पे मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो सारा मोहल्ला वही ऐसा है। मेरी बात समझ रहे हो आप? हर जगह पे अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, है ना। तो सारे लोगों को भाई एक तराजू पे मत तोलो आप लोग। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अभी इन सारी चीजों को समझने करने के लिए बहुत छोटे हो, तो कोई ऐसी चीज ना लिखो किसी के बारे में, है ना, जो जो मतलब आज से 5-7 साल बाद अगर तुम उस पर वापस सोचो तो तुम्हें खुद को बुरा लगे कि यार मैं कितना बेवकूफ था उस समय, है ना। ठीक है, तो मैं बस यही आप लोगों से चाहूंगा, इंसिडेंट बहुत गलत हुआ, और जिन लोगों ने ये किया उनको सजा मिलेगी, पक्का है ना, पक्का है। उनको निपटाया जाएगा, आज नहीं तो कल वो पक्का निपटाया जाएगा। कितना बचेंगे, कहां भागेंगे, नहीं भाग पाएंगे, है ना। और आर्मी के जो नजर में आ जाता है वो खत्म है, फिर वो फिर बचेगा नहीं, है ना। मुझे नहीं पता आप लोग कितना आर्मी से अटैच हो, है ना, और कितने आप में से कितने लोगों के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आर्मी में हैं, लेकिन मेरे हैं, मैं जानता हूं किस तरह से काम होता है, किस तरह से वो लोग चीजों को करते हैं, है ना। तो बस मेरा आपसे यही कहना है कि यार ठीक है, मतलब आप लोग कुछ एकदम से एक्सट्रीमिज्म की तरफ मत जाओ, है ना। दुनिया एक्सट्रीम्स पे नहीं है ना। ना इधर वाले सारे लोग गलत है, ना उधर वाले सारे लोग गलत है ना। कुछ लोग इधर भी गलत हैं, कुछ लोग उधर भी गलत हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, है ना। जीवन हमेशा बीच में चलता है, एक्सट्रीम्स पे नहीं चलता, है ना। आप लोग मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं आपको। आओ हम लोग पढ़ाई करते हैं, है ना। हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो हमने ये लिखा कि ए और बी दो आपस में रिएक्टेंट है, उन्होंने रिएक्ट किया, सी और डी बनाया, कंप्लीट रिएक्शन हुई, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक हल्का सा मैं एक हल्का सा एग्जांपल मैं आपको दूं, है ना, एक हल्का सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक आपका कैल्शियम कार्बोनेट आप लोगों ने नाम सुना है,
सर बिल्कुल सुना है सर, कैल्शियम कार्बोनेट। अरे सर इसको हीट कर दें अगर हम, सर इसको हीट करते हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स से इसका जो मास था वो था 8 ग्राम। यस, हमारा जो रिएक्टेंट था वो था 8 ग्राम। और सर जो गैस रिलीज, जो सॉलिड रेजिड्यू जो बचा वो था सर 3 ग्राम। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो गैस है उसका मास कितना रहा होगा, जो गैस उस रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ के भाग गई उसका मास कितना रहा होगा। तो आप सिंपल सी एक चीज लिखोगे, है ना, सिंपल सी एक चीज लिखोगे कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है 8, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है 3 + x, और यहां से जो x की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी आपको 5 ग्राम मिल जाएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यस 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 यस, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां से x का जो वैल्यू है वो 5 ग्राम मिल गया, है ना। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं आपको, है ना। x का वैल्यू कितना है 5 ग्राम हो चुका है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक नोट में एक चीज लिखवाना चाहता हूं, है ना। मैं आपको नोट में एक पॉइंट लिखवाना चाहता हूं, मैं आपको नोट में एक पॉइंट लिखवाना चाहता हूं। नोट में मैं आपको एक चीज लिखवाना चाहता हूं, और वो जो चीज है वो ये है, वो जो चीज है वो ये है कि दिस लॉ, ये जो लॉ है ना, वैसे तो हर जगह लगता है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। एक जगह ऐसी है जहां ये लॉ नहीं लगता। कोई मुझे बता सकता है क्या कहां ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता? दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं है? बोलो 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 बोलो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा यार। बोला ना। किसी को पता है क्या? कोई बता सकता है मुझे ये लॉ कहां एप्लीकेबल नहीं है? यस, अरे बहुत बढ़िया लड़कों। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। सर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, सर ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्लास 12th में जाने का मौका मिलेगा। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा बोल रहे हो, मौका मिलेगा? हम, हाँ, आप में से कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्लास 12th में जाने का मौका मिलेगा। और जो बच्चा क्लास 12th में जाएगा वो वहां पर एक चैप्टर पढ़ेगा जिसका नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक पड़ेगा जिसका नाम होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये चीज पड़ेगा, व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन सी होती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस शो करते हैं ना। अब आप लोग बोलोगे सर ये एक कौन सी बला आ गई है? नहीं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का क्या मतलब है? हालांकि इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है इस समय, है ना। इस समय मत ध्यान में रखने की जरूरत नहीं कि व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है, कैसी होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। आप ऐसे मानो जैसे आपने नाम सुना है, आपने नाम सुना वो यूरेनियम। सर यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। यूरेनियम की खास बात क्या होती है कि वो पड़े पड़े, है ना, अपने आप। जैसे आप यूरेनियम को यहां रखोगे ना तो वो पड़े पड़े कुछ रेडिएशंस एमिट करेगा, है ना, कुछ रेडिएशंस को एमिट करने लगता है, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करने लगता है। और धीरे 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 उसका जो मास है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। यस, मेरी बात समझ में आई आप? जो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने आप पड़े पड़े कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, और ये जो रेडिएशंस होती हैं बहुत हार्मफुल होती हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो रिएक्शंस, जो रेडिएशंस इवॉल्व होती हैं वो जो बाहर निकलती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस, है ना। तो उनको हम लोग रेडियो एक्टिव, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं वहां पर ये लो एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? वहां इसलिए नहीं एप्लीकेबल होता बिकॉज सर वहां पर जो कुछ मास होता है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझे? यस। तो वहां पर आप लोग एक फॉर्मूला भी लिखते थे कि E इज इक्वल टू डेल्टा MC², है ना। E इज इक्वल टू MC² पढ़ा आप लोगों ने? ये इक्वेशन आप लोग आगे पढ़ोगे जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे। जो मास है सर, मास ये किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और अगर आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो सर वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये चीज छोटी सी चीज है, आपको ध्यान में रखना है कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। इतना अगर नोट हो गया है तो आप लोग डन लिखें, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना। इतना अगर आपने नोट कर लिया तो बेटा डन लिखें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, ठीक है, यस। इतना हो गया तो डन लिखें, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, कह रहा है सर हिरोशिमा नागासाकी। हाँ जी, हाँ, है ना। और कैसे आपका एनर्जी जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, क्या होता है, क्यों होता है?
उसके लिए आपको उसको जानने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा बेटा ना। क्या करना पड़ेगा? उसको जानने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। अगर आप लोग वेट कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ना वेट कर पाओ तो फिर मेरे पास भी उसका कोई इलाज नहीं है ना। लेकिन मैंने देखा है बच्चे जो होते हैं क्लास 11th में बहुत उतावले होते हैं जब शुरू में आते हैं वो, है ना। उनको लगता है कि सारी चीजें हमें आज ही पढ़ा दी जाए, और अगर ये मास्टर ये नहीं पढ़ा पा रहा ना, ये नहीं बता पा रहा हमें कि मास और एनर्जी में कैसे कन्वर्जन हो गया, न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव, तो हो सकता है मास्टर को भी कंफ्यूजन हो, है ना बताना चाहता हो, हल्का फुल्का आता हो, है ना। तो मतलब ऐसा उसके मन में बहुत सारी शंकाएं आने लगती है। लेकिन मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना लिखाया जा रहा है ना, जितना बताया जा रहा है ना, बस वो आपके लिए सफिशिएंट है अभी, यूं मानो, है ना। ठीक है, और अगर वो कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। आज एक बच्चे का मैं इंटरव्यू ले रहा था, है ना, मेरे अर्जुना का ही बच्चा था अभी अभिलक्ष्य में, और लक्ष्य के साथ 12th के साथ उसका सिलेक्शन हुआ, 99.82 परसेंटाइल उसके परसेंटेज है, 2000 रैंक है उसकी AIR। बहुत सारे बच्चे अलग अलग, आप लोग इंटरव्यूज देखोगे, 500 रैंक, 600, है ना, 100 में भी है, बिलो 100 भी है। और ये वो सारे बच्चे हैं जो क्लास में पढ़ के गए हैं, है ना। और ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास में जिस टीचर ने बोला है उसको उस पर विश्वास किया, है ना, उस पर शक नहीं किया। और ऐसे नहीं कि मैं कुछ ज्यादा बाहर से पढ़ लूं, इधर उधर से कर लूं, नहीं, जो जितना बताया गया उतना आप लोग करोगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और आप लोग सीख भी पाओगे चीजों को, है ना। आगे मत भागो, पीछे मत भागो, जितना बता दिया इसका मतलब उतना ही सफिशिएंट है, इतना विश्वास करके चलो। आइए, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखो जनाब, कितना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, है ना। और जैसे क्वेश्चन की लेंथ, है ना, इतनी बड़ी लेंथ होती है, बहुत सारे लोगों के तो होश उड़ जाते हैं, बोले सर इतना बड़ा क्वेश्चन साला कब पढ़ेंगे, कब इसको सॉल्व करेंगे, और कब इसका आंसर टिक करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया बात है, करिए चला। हाँ, आइए, क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखो जरा क्या कहता है। लिखता है कि 1.7 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यस, 1.7 ग्राम of silver nitrate dissolved in 100 gram of water is taken. 0.585 gram of sodium chloride dissolved in 100 gram of water is added to it, and chemical reaction occurs. 1.435 gram of AgCl and 0.5 gram NaNO3 are formed. Show that these results illustrate the law of mass conservation. क्या ये जो इसमें जो डेटा दिया है आपको स्क्रीन पर, क्या ये डेटा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है? क्या क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है, क्या ये जो डेटा दिया है ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करना चाह रहा है? क्या नोट करना है? क्या वाह बेटा, नोट नहीं करना, इसको देखना है बस, इसको घूरना है बस, है ना। मैं एक बात बताऊं, जैसे 4 लाइन अपनी उसमें छोड़ दो नोट्स में, है ना, जहां नोट्स में अगर आप नहीं लिख पाओ ना तो बेटा 4 लाइन छोड़ दो, ठीक है, 4 लाइन छोड़ दो, और फिर उसके बाद इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख दो। जैसे आपको घर पे टाइम मिले, आप लोग क्लास के बाद में ये वाले जो क्वेश्चन है वो अपनी कॉपी में लिखें, है ना। लेकिन जो मैं क्लास में क्वेश्चन करवाना ना उसको अपनी कॉपी में जरूर लिखें। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मुझे बताइए इस क्वेश्चन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? कोई मुझे बता सकता है क्या? फटाफट बताओ, इस क्वेश्चन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? हाँ बताइए, इस क्वेश्चन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? ये बताओ, देखें फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं बेटा। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है ये बताइए। कोई लिख रहा है 2.285 ग्राम, है ना। मैक्सिमम बच्चे ये लिख रहे होंगे 2.285 ग्राम। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, 2.285 ग्राम, वेरी गुड, क्या बात है सर, क्या बात है सर। सारे के सारे गलत हो गए तुम, सारे के सारे गलत हो। ये भेड़ चाल इसी को बोलते हैं। अपना दिमाग लगाओ बे। क्या कह रहा है? सिल्वर नाइट्रेट। अरे मुन्ना, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3 होता है। अब इसमें भी लोगों को दिक्कत है, मैं देखता हूं लोगों के कमेंट्स, है ना, कहते हैं सर आप एकदम से तेज बोलने लग जाते हो, एकदम से धीरे बोलने जाते हो। अबे इसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोला जाता है ना। ये एक फीचर होता है, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है ना तो उसको ट्रेन किया जाता है कि वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि आप भजन गाने आए हो, एक ही राग में बस गाए जा रहे हो, है ना, या फिर कोई कथा सुनाने आए हो तो एक ही राग में सुनाए जा रहे हो। नहीं, अबे सो जाओगे तुम 1.5 घंटे, 1.25 घंटे क्लास में, है ना। दिस इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। आप धीरे बोलते बोलते अपनी भावनाओं को थोड़ा एक्सप्रेस करो, है ना, जो भी बात इंपॉर्टेंट है उस पर इंफेसाइज करो, इसको वॉइस मॉड्यूलेशन बोला जाता है। सर हमारे कान में दर्द होने लगता है। अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया चीज है। तुम्हारा सारा कान में दर्द होता है, हमारे गले में दर्द नहीं होता, है ना। हाँ, तो सर सिल्वर नाइट्रेट है वो AgNO3 होता है, उसको आपने पानी में डाला। सुनो, आपके पास AgNO3 था,
है ना। आपने AgNO3 लिया, कितना 1.7 ग्राम आपके पास AgNO3 था, और सर आपने इसमें क्या डिसॉल्व किया, सोडियम क्लोराइड। सर सोडियम क्लोराइड का मास कितना था, सोडियम क्लोराइड था सर कितना, वो लिखा हुआ होगा कहीं 0.585, है ना, 0.585 ग्राम हमारे पास सोडियम क्लोराइड था। अब मुझे एक बात बताओ, बनेगा क्या, क्वेश्चन में लिख दिया कि सर बनेगा एक तो AgCl और एक बनेगा NaNO3, ठीक है, एक बनेगा NaNO3, ठीक है। तो सर AgCl कितना बना, सर ये था 1.435 ग्राम, और सर NaNO3 कितना बना, सर ये था 0.85 ग्राम। तो सर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना लिख दें, बोलो सर, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना लिख दें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना लिख दें, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया सर, 1.7 प्लस 0.85, 585, सर इतना ही तो है, यही तो होगा टोटल मास। अबे मैंने कहा अकल के अंधे, तो एक बात बता, पानी कहां जाएगा, ये जो 1.7 ग्राम है उसको आपने 100 ग्राम पानी में लिया है, इसको भी 100 ग्राम पानी में लिया है, तो रिएक्टेंट साइड पानी का मास भी तो आएगा कि नहीं आएगा, यार कैसी बात कर रहे हो, नहीं आएगा क्या, यस। तो सर आप इसमें और क्या ऐड कर सकते हो, सर आप इसमें 200 ऐड कर सकते हो, 200 किसका मास होगा, सर पानी का मास होगा। हाँ 200 कहां गया, सर 200 यही है, कहीं नहीं गया। तो ये जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो कितना आया, 202.285, मेरे हिसाब से इतना ग्राम आया होगा, एक बार के लिए चेक करना जरा, यही आ रहा है क्या, यस, बहुत बढ़िया। और वैसे ही अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना है, तो सर प्रोडक्ट का मास 1.435 प्लस 0.85, सर पानी तो इधर भी रहेगा ना, एक सॉल्यूशन है 200 ग्राम पानी है, उसमें आपने सॉल्यूशन बना रखा है, रिएक्शन उस 200 ग्राम में हो रही है ना, उस 200 ग्राम पानी में रिएक्शन हो रही है, तो सर वो पानी रिएक्टेंट साइड भी होगा, प्रोडक्ट साइड भी होगा, सर ये भी 202.285 ग्राम आएगा, और यही टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब सर ये जो डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। सर बताइए जनाब, क्या क्लियर है, क्या ये चीज आपको समझ में आ गई क्या, दादा हाना बोलना पड़ेगा, डन है, सबको समझ में आ गया। और अगर सबने नोट कर लिया मेरे भाइयों तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलते हैं ना। अगला लॉ पढ़ेंगे, इस वाले लॉ पे बस एक क्वेश्चन करवा दिया, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, ये बहुत सिंपल चीज है यार, इस पे क्या ही क्वेश्चन करवाएं, अब रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल करवा दो और तुम खुश हो जाओगे, वाह सर हमें मजा आ गया। क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा जेई में इस तरह का क्वेश्चन, है ना, ये तो बस ये है कि सिंपल समझने के लिए, ठीक है, ये लॉ है, इस तरीके से काम करता है, फिर हम लोग इसको आगे चल लेंगे, है ना। हाँ इसमें भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे कि सर रिपीट कर दो, बेटा इसमें भी रिपीट कर दो, है ना। 200 क्या है बेटा, 200 केले हैं, ये केले हैं, केले, है ना बेटा, ये केले हैं 200। अबे 200 क्या है, पानी है मास, 100 ग्राम पानी के अंदर AgNO3 डिजोल्व था और 100 ग्राम पानी के अंदर NaCl डिजोल्व था, तो 200 ग्राम पानी का मास है। मुन्ना कौन है बे, डाउट किसका है, हर्ष यादव। बेटा जी कुछ गलत चीज खा लिए हो, धैर्य कह रहे हैं सर प्लीज रिपीट दिस प्रॉब्लम, अच्छा ओके ओके, यूज, अच्छा सिग्निफिकेंट, बेटा सिग्निफिकेंट फिगर आपको तब ऐड करना होता है ना सर, सिग्निफिकेंट फिगर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको तब यूज करना होता है जब क्वेश्चन में लिखा हो कैलकुलेट द फाइनल रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तब जाके आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, नहीं तो आप लोग जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो उसी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना। सर बट वाटर रिएक्ट नहीं किया, बेटा रिएक्ट नहीं किया, बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, इसी वजह से मैंने वाटर को दोनों साइड लिखा है, यहां पर भी 200 यहां पर भी 200, है ना, रिएक्टेंट साइड भी 200 प्रोडक्ट साइड भी 200। और अगर मान लो आप वाटर को निग्लेक्ट करना चाहो उसको भी हटा दो, है ना, वाटर दोनों साइड है, अगर आप इसको हटाओगे तब भी दोनों का मास इक्वल रहेगा ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कैसे होंगे इन मॉलिक्यूल्स, बेटा कल वाली क्लास देखो यार, अभी अभी आज वाली क्लास में डिस्टर्ब मत करो, ये ना साइंटिफिक नोटेशन नहीं लगा सर, मेरा सही आंसर है, बहुत बढ़िया। सर वाटर के मास तो 100 गिवन है, बेटा वाटर का मास 100 ग्राम में AgNO3, 100 ग्राम में NaCl, है ना, 100 को 100 में ऐड करोगे ना तो 200 आएगा, है ना, ठीक है बेटा, है ना। हाँ देखो सर वाटर तो 100 ग्राम ही है बेटा, 100 ग्राम AgNO3 के लिए है और 100 ग्राम NaCl के लिए, तो टोटल 200 ग्राम हो जाएगा, है ना, ठीक है। चलो डन है, मेरे हिसाब से बहुत सारे डाउट इसी पे आ रहे थे कि सर वाटर का मास तो 100 ग्राम था, आपने 200 कैसे लिख दिया, बेटा 200 ही है वो, है ना, क्योंकि दोनों के लिए 100 ग्राम है तो 200 है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क में करोगे क्या, अरे बोलो ना, इसको आप लोग होमवर्क में करोगे क्या, हो जाएगा, छोड़ दें आपके लिए, आपके भरोसे छोड़ दें इसको, ठीक है। इसको करना एक बार के लिए ना आप लोग होमवर्क में घर पे करना, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो लॉ बहुत आसान बहुत सिंपल,
बहुत सिंपल था रे, सिंपल। आगे चलते हैं अगले लॉ की तरफ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर इसको कुछ लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं। सर हम किस नाम से जाने? बेटा आपकी श्रद्धा है, आप कौन से नाम से जानना चाहते हो आप लोग देख लो। डेफिनेट प्रोपोर्शन कहना चाहते हो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहना चाहते हो, वो आप लोग देखो, ठीक है ना। ये लॉ किसने दिया था? फ्रेंच केमिस्ट थे जोसेफ प्रोस्ट, उसने ये वाला लॉ दिया था। सर क्या इसका नाम याद रखना? नहीं है ना, नहीं याद रखना, बस एक इंफॉर्मेशन है जो मैंने यहां पर लिख दी। याद रहे तो बढ़िया है, ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। सर ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ वो चीज कहता है जो आपको पहले से पता है। अच्छा सर पहले से पता है? हाँ, ये लॉ आपको पहले से पता है ना। आओ सर कैसे? सर हमें तो नहीं पता। मैंने कहा अभी बताता हूं मैं, कैसे नहीं पता तुझे, सब पता है। एग्जाम्पल मैंने दिया, एक वाटर का एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, H2O। सर ये जो वाटर है ना, आपने वाटर कलेक्ट किया अलग अलग जगह से जाके, है ना। आपने पानी लिया, और सर पानी कहां कहां से लिया? एक बार आपने कहा मैं पानी लूंगा बिस्लरी वाला, है ना। पानी आपने एक बार के लिए मान लो टैप वाटर लिया। एक बार पानी आपने कहां ले लिया? एक बार आप पानी लेके आए कहां से? रिवर का पानी, है ना। एक बार पानी आप कहां से लेके आए? बिस्लरी वाला पानी, है ना। अलग अलग पानी लेके आए, और अलग अलग पानी में एक चीज चेक करी आपने, एक चीज चेक करी कि अगर वाटर कहीं से भी लेके आओ, चाहे वाटर का सोर्स कुछ भी हो, वाटर का सोर्स कुछ भी हो, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो कितना रहेगा? 1:8 रहेगा। क्या ये रेशियो हमेशा ऐसा ही रहेगा? बिल्कुल ये रहेगा। अगर वाटर बन रहा है, अगर वाटर बन रहा है तो वाटर के जो एलिमेंट्स हैं उसका बाई मास रेशियो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, है ना। चाहे आप पानी कहीं से लेके आओ, सोर्स कुछ भी हो पानी का, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका बाई मास रेशियो हमेशा सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? है ना। ये चीज मेरे हिसाब से पहले से पता आपको, इसीलिए तो मैं कह रहा था ये चीज आप लोग पहले से जानते हो। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं आपके पास एक कंपाउंड है CO2, अभी मैं बताऊंगा बेटा, लिखने का टाइम भी दूंगा ना, अभी लिखने का टाइम भी दूंगा, एकदम से आप हड़बड़ा मत जाना कि सर लिखने नहीं दिया। CO2 एक कंपाउंड है सर। CO2 में दो एलिमेंट है, कौन कौन? एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो देखोगे तो क्या बेटा वो 3:8 आएगा क्या? सर बिल्कुल आएगा। आप कार्बन डाइऑक्साइड चाहे किसी भी मेथड से बनाओ, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करके CO2 बनाओ, चाहे आप कार्बन को बर्न करके CO2 बनाओ, आप किसी भी मेथड से CO2 बनाओ, अगर वो CO2 है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बाई मास रेशियो हमेशा फिक्स रहता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है कि चाहे कोई सा भी कंपाउंड हो, उसमें एलिमेंट्स का बाई मास रेशियो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है? यस। अच्छा एक और एग्जांपल, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं, एक और एग्जांपल है NH3 का। आपने NH3 लिया, अमोनिया, अमोनिया में आप अमोनिया को किसी भी मेथड से बनाइए, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बाई मास रेशियो है सर वो क्या रहेगा? हमेशा फिक्स रहेगा सर। आप उस रेशियो को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। क्या मेरी बात आपको समझ में आई क्या? यार कोई बोल ही नहीं रहा यार, बताओ यार मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार? हाँ ना तो बोल दो भाई। यस ठीक है। अच्छा सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मास प्रोपोर्शन सेम रहेगा, है ना, एलिमेंट्स का बाई मास रेशियो सेम रहेगा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि उनका जो मास परसेंटेज है वो सेम रहेगा। आप चाहे वाटर किसी भी मेथड से बनाओ, उस वाटर में एलिमेंट्स का जो परसेंटेज है वो हमेशा सेम रहेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहां लिख रहा हूं, जैसे मान लो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स रिमेन सेम, है ना। मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स रिमेन्स सेम, ठीक है। और इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, है ना। कई बार लैंग्वेज में यह भी लिखा होता है कि सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, सोर्स पे डिपेंड कैसे नहीं करता? कि आप चाहे कहीं से भी बनाओ, वाटर कहीं से भी लेके आओ, सोर्स से कोई मतलब नहीं है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर मुझे मास परसेंट निकालना हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो मैं कैसे निकालूंगा? जल्दी से बताओ। अगर मान लो वाटर में मुझे मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकाला जाता है? सर मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास। यस, डिवाइड बाय टोटल मास। और टोटल मास किसका? टोटल मास किसका? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या आप परसेंटेज ऐसे निकालते हो? दादा कोई बोल ही नहीं रहा है। यस, इनटू 100%। अरे मैं सही कह रहा हूं क्या? यस यस यस, क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100%। सर यही तो है यार,
सर परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं यार, 10th क्लास पास करके आए यार सर, कैसी बात कर रहे हो। तो मुन्ना मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2, और मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 100%। क्या आप लोग ये परसेंटेज निकाल पाओगे? 2/18 इंटू 100%। तो ये मैंने ऐसा सुना है कि भाई अर्जुना 1.0 वालों की कैलकुलेशन एकदम गजब है, जबरदस्त। सचिन सर बता रहे थे, बोले साला मैं उनको कैलकुलेशन करने को देता हूं उससे पहले आंसर बता देते हैं, इतनी जबरदस्त कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन तुम्हारे भरोसे, कैलकुलेशन तुम्हारे हवाले, मजा ही आ गया, है ना। और वैसे ही अगर मुझे मान लो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना होता, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना होता तो कैसे निकालता सर? वैसे निकालता, मास ऑफ ऑक्सीजन यस डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना, इनटू 100%, इनटू 100%। और ऑक्सीजन है 16 और ये है सर 18 इंटू 100%। दिस इज द मास परसेंट ऑफ। अब जो भी परसेंटेज आएगा वो तुम्हारे हवाले, खुद से लिख देना। बोली 11.11 आ रहा है पक्का? सोच लो एक बार, सोच लो, तुम्हारे भरोसे लिख रहा हूं 11.11%। तो अगर ये 11.11% है तो ये कितना है फिर? यस 100 में से 11.11 को माइनस कर देना, वही हमारा मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अगर मान लो आपने वाटर बनाया, आप वाटर को किसी भी मेथड से बनाओ, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास परसेंट है वो इतना ही रहेगा, उसको आप चाह कर भी चेंज कभी नहीं कर पाओगे। अगर वो वाटर है तो मास परसेंट में चेंज नहीं हो पाएगा। ईमानदारी से बोलना पड़ेगा। क्या यार आपको ये चीज समझ में आई क्या यार? दादा डन लिख के बताना पड़ेगा। यस आपको डन लिख के बताना पड़ेगा कि क्या आपको ये चीज क्लियर हुई, क्या ये चीज आपको समझ में आई क्या? यस और मैं आप लोगों से चाहता हूं एक बार फटाफट से सारे लोग थम्स अप कर दें, जिससे मुझे पता लग जाए कि तुम लोग जाग रहे हो भी, सो नहीं रहे हो। जल्दी से 88.89%, बिल्कुल सही सर। लो जी ये मैंने लिख दिया है। यस 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 डन है। सारे लोग एक बार थम्स अप कर डालो कि सर एकदम मक्खन है, क्लियर है सर, एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ चुका है सर, जबरदस्त। यस बहुत आसान चीज है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। इस पे मैं ढेर सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, है ना, तो उनसे भी मतलब ऐसे मानो कि आपको और मजा आ जाएगा कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग रात को 3 बजे में निपटा देंगे, नाश्ते वास्ते में खत्म कर देंगे ऐसे क्वेश्चंस तो, है ना। ठीक है डन है सबको, बहुत बढ़िया लड़कों, क्या बात है लड़कों। आओ फिर अब अगर मान लो मैं इसमें तुमसे कहूं कि मास परसेंट ऑफ कार्बन बता, तो कितना लिखोगे? 3/11 इंटू 100%, आ जाएगा मास परसेंट ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन का मास परसेंट कितना होगा? 8/11 इंटू 100%, ठीक है ना। तो ये मास परसेंट तो आराम से निकाल पाओगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। यस बहुत बढ़िया, वेरी गुड लड़कों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समझ गया मैं, आपको कहानी समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, बस ऐसे ही आप लोगों की नींद उड़ाने के लिए दे रहा हूं ये क्वेश्चन, है ना, ताकि तुम एकदम से जाग जाओ। पोल जैसी कोई चीज होती है उसको भी तुम्हें पता लग सके। क्या कहता है कि SO2 गैस वाज प्रिपेयर्ड बाय, है ना, आपने SO2 गैस प्रिपेयर करी है, कैसे कैसे प्रिपेयर करी है? बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन फर्स्ट मेथड से, सेकंड मेथड में रिएक्टिंग सोडियम सल्फाइड विद डाइल्यूट H2SO4, तीसरा मेथड हीटिंग कॉपर विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4। इन तीनों ही मेथड से आपने सल्फर SO2 गैस प्रोड्यूस करी, ठीक है सर। It was found that in each case, हर केस में सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:1। द डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ। ये जो डेटा आपको दिया है ये कौन से लॉ को इलस्ट्रेट करता है? ये जो आपके सामने डेटा दिया है ये कौन से लॉ को इलस्ट्रेट करता है? इस चीज को जानने के लिए एक छोटा सा पोल, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की बस नींद उड़े, है ना, आप पोल लिखें, पोल पे टिक करें। इसलिए पोल 30 सेकंड का पोल मैं आप लोगों की स्क्रीन पर देना चाहता हूं। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 30 सेकंड का पोल है, फटाफट से निपटा दो जरा। हाँ अच्छा अच्छा, ओहो थम्स डाउन वाले आ गए क्लास में, वाह थम्स डाउन भी आने लग गए क्लास में, वाह वाह सही है। अभी तो क्लास का माहौल बनना स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ पढ़ने लगे हैं अब क्लास में, है ना। हाँ हाँ इसका मतलब ये है कि अब क्लास में कुछ पढ़ाया जा रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ के नहीं आए होंगे, उनको क्लास में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है सर ये सब कुछ। यस 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 अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है बेटा, है ना, बहुत कुछ होना बाकी है। आइए सर पोल होने जा रहा है खत्म, पोल होने जा रहा है खत्म 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 खत्म। ये सर बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन पे टिक मार देते हैं और रिजल्ट देख लेते हैं। 82% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। देखो 12% बच्चे ये भी हैं। अब मुझे बताओ, अभी मैं पढ़ा के आया हूं 1 मिनट पहले, और फिर 12 और 4 16 और 1 17, 18% बच्चे लगभग ऐसे हैं
इतना सब कुछ 2 मिनट पढ़ाने के बाद भी 18% लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? सूर्यांश, आरव, सूर्यांश, फिर एक और है समर्थ, आइंस्टाइन, कुमार पासवान, अचिंत्या, नितिन, सोहम, हर्ष और स्नेहा सिंह राजपूत, ये हमारे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। देखो वापस से एक बात मैं यही कह रहा हूं, है ना, वापस से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आप चाहे SO2 गैस को किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर लो, है ना, आप चाहे SO2 गैस को किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर लो, इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, या फिर इस मेथड से करो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट कौन है SO2 में? सल्फर और ऑक्सीजन। एलिमेंट्स का बाय मास रेशियो हमेशा सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। कितना रहेगा? 1:1 रहेगा। अब क्वेश्चन में लिख दिया कि बाय मास रेशियो फिक्स है, सेम है, तो बताओ कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है? अरे ऑब्वियस सी बात है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं सर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है सर। कितनी आसान चीज है सर, कोई बोल ही नहीं रहा यार। यस सर, पोल नहीं आया बेटा, पोल नहीं आया तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है बेटा, है ना, है ना, ना ही मेरी कोई गलती है इसमें कि पोल नहीं आया तो मैंने कहीं रोक लिया, है ना। अब नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, है ना, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। टेक्निकल चीज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपका पोल नहीं आया, आपकी क्लास नहीं चल रही है, क्लास में डिले है सर, लैग हो रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, है ना। मेरे हाथ में सिर्फ पढ़ाना है, क्लास में आऊं, पढ़ाऊं, आपको चीज समझाऊं, कोशिश करूं कि 100% समझ में आए, है ना। अब उसमें मैं कितना भी सफल हो पाता हूं वो बात अलग है, वो तुम लोग जानते हो, लेकिन टेक्निकल चीजों का मुझे नहीं पता बेटा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, पोल नहीं आ रहा, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, है ना। आई एम सो सॉरी। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। ये हम लोग अभी पढ़ के आए ना। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस? बस खत्म है मामला। पोल दे दो सर इसका, सर सीधा पोल दे दो और काम खत्म करो, सर सीधा पोल दो और काम खत्म करो। 30 सेकंड का पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, खटाक से निपटाओ, आगे चल लेंगे। हाँ, खटाक से निपटाओ, आगे चल लेंगे, खटाक से निपटाओ, आगे चल लेंगे। खटाक से निपटा दो बेटा। पोल आपके सामने है बेटा, हो गया, पोल होने जा रहा है खत्म। लो जी सर, पोल हो लिया खत्म, बहुत बढ़िया। रिजल्ट देख लेते हैं, देखो 84% बच्चे, 84% बच्चे, है ना, 85 ही हो लगभग, है ना, उन्होंने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया। ये भी हम लोग पढ़ के आए, इसमें कुछ बताने का जरूरत नहीं है ना। कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करेंगे, है ना। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो उसके साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है ना, एक क्वेश्चन में लिख दिया उसने, है ना, मेरे हिसाब से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो अब ये कहता है कि बताओ 3 ग्राम, है ना, 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना रिएक्ट करेगा? 1 ग्राम के साथ 8 ग्राम है, तो 3 ग्राम के साथ 8 तरी 24, 24 ग्राम ऑक्सीजन, है ना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मैंने सहारा लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 24 ग्राम, यस, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से कहानी क्लियर है। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना उसका लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। एक बार देखिएगा, अगर संभाल पाओ तो संभालने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है, ये रहा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया। पोल नहीं आ रहा, चलो ठीक है बेटा, अब पोल नहीं देंगे, ठीक है, अब पोल नहीं देंगे, है ना, पोल नहीं देंगे, बस इतना कर देते हैं ना, बस फिर खुश हो जाओगे तुम लोग, है ना, तब खुश हो जाओगे तुम लोग, है ना। पोल नहीं देंगे, चलो काम ही खत्म करते हैं, है ना। मैं साला क्यों कमेंट यहाँ फालतू लिखवाऊं, पोल नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, बोल नहीं आ रहा, है ना, कोई बात नहीं, नहीं आया तो पोल बंद कर देते हैं, पोल नहीं देंगे आपको। आ जाइए, क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने दिया है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी कि हो सकता है आपको लगे पता नहीं क्या दे दिया है ना, पता नहीं है क्या दे दिया है। देखिए साहब, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन, सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन की लेंथ से डरा मत करो, है ना। अभी तक आप लोगों ने इतने बड़े क्वेश्चन नहीं किए होंगे, ठीक है, तो आप लेंथ देख कैसे मत घबरा जाना कि सर ये क्या दे दिया साला, मतलब कैसे होगा इतना बड़ा क्वेश्चन, है ना। आओ देखो क्वेश्चन क्या कहता है। लिखता है 1.08 ग्राम ऑफ कॉपर वायर वाज अलाउड टू रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, है ना, ठीक है सर। कॉपर वायर था, उसने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज ड्राइड एंड इग्नाइटेड व्हेन 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज ऑब्टेन्ड।
इन अनदर एक्सपेरिमेंट 2.3 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड वाज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। या फिर इससे पहले एक और क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, इसको करें क्या पहले? नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी को कर लेते हैं, इसी को कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो क्या कह रहा है। आपके पास कॉपर था, मास ऑफ कॉपर लिख दो कितना है सर, मेरे पास मास ऑफ कॉपर है कितना सर, मास ऑफ कॉपर है 1.8 ग्राम। यस, was allowed to react with nitric acid, the resulting solution was dried in 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बस 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 इतना लिख दो, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड, बस मजा आ गया। मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ये कितना दे रखा है, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना दे रखा है सर, 1.35 ग्राम दे रखा है। अब तो मुझे एक बात बताओ यार, ये कॉपर ऑक्साइड कैसे बना होगा भाई, ये कॉपर ऑक्साइड कैसे बना होगा सर? ऐसे बना होगा कि जो कॉपर रहा होगा उसने रिएक्ट किया होगा ऑक्सीजन के साथ, बोलिए उसी से तो कॉपर ऑक्साइड बना होगा सर, बिल्कुल बना होगा, उसी से कॉपर ऑक्साइड बना होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है, इस कॉपर ऑक्साइड में मास परसेंट ऑफ कॉपर कितना है, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या? ये जो तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड बना है 1.35 ग्राम, इसमें कॉपर का मास परसेंट कितना है? आप बोलोगे सर बहुत आसान है सर, यहां से काम करते हैं, मास परसेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100%। अरे बोलो ऐसे तो निकलता है सर। हमारे पास कॉपर का मास कितना है, क्वेश्चन में दिया है 1.08 ग्राम, और सर हमारे पास टोटल मास, यहां टोटल मास मतलब किसका मास सर, कॉपर ऑक्साइड का मास है ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, तो सर कॉपर ऑक्साइड का मास कितना है, कॉपर ऑक्साइड का मास 1.35 इंटू 100%। फटाफट से मुझे बताइए ये वाला परसेंटेज कितना मिल रहा है ना, ये वाला जो परसेंटेज है वो कितना मिल रहा है, एक बार के लिए मैं भी देख लेता हूं, है ना। मैथ्स कहां गया, कैलकुलेटर, ये रहा सर कैलकुलेटर। 1.08 और सर इसको डिवाइड कीजिए आप लोग किससे, वाह सॉरी 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 1.35 से, सर ये आ रहा लगभग, सर ये आ रहा लगभग 80% आ रहा है सर, मजा आ गया सर। कितना आ रहा है, 80% आ रहा है सर, गजब। कितना आ रहा है, 80% आ रहा है सर। बोलो 80% आ रहा है, कोई दिक्कत? अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सर ये नाइट्रिक एसिड और ये क्यों दे रखा है, ये बेटा सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ना। कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना कैसे है उसका इसने मेथड बताया, हमारे काम का सिर्फ ये था कि कॉपर हमारे पास इतना था, आपने जो भी किया हो जैसे भी किया उससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट में 1.35 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिला, ठीक है। ये एक मेथड से आपने कॉपर ऑक्साइड बनाया। अब देखना क्वेश्चन में आगे क्या कहता है। ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, है ना, ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से जब आपने कॉपर ऑक्साइड बनाया तो उसमें कॉपर का मास परसेंट इतना आया, ठीक है। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट कहता है इन अनदर एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट, है ना, तो मैं लिख रहा हूं यहां सेकंड एक्सपेरिमेंट। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, इसमें कहता है कि कॉपर ऑक्साइड का जो मास है वो कितना है। अच्छा पहले ही दे दिया, है ना, इसने क्या किया, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड पहले दे दिया, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड पहले दे दिया। देखो कितना दे रखा है सर, 2.3 ग्राम दे रखा है, बहुत बढ़िया। इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन यील्डिंग 1.85 ग्राम ऑफ कॉपर, और मास ऑफ कॉपर दे दिया कितना, मास ऑफ कॉपर दे दिया कितना, 1.84 ग्राम। यस सर, कॉपर का मास, टोटल मास कॉपर ऑक्साइड का मास हमारे पास है, तो एक काम कीजिए ना सर, यहां से भी आप लोग मास परसेंट ऑफ कॉपर निकाल लीजिए ना, है ना, यहां से भी आप लोग मास परसेंट ऑफ कॉपर निकाल लीजिए ना। कितना आएगा, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100%। अरे दादा कोई बोल ही नहीं रहा यार, ऐसे निकाल लूं मैं। तो हमारे पास कॉपर का मास कितना है 1.84 ग्राम, और हमारे पास टोटल मास कितना है 2.3 ग्राम इंटू 100%। आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, ये भी कितना मिलेगा, 80% मिलेगा। बोलिए, आपने दो अलग अलग मेथड से, यस, आपने दो अलग अलग मेथड से कॉपर ऑक्साइड बनाया, और इन दोनों मेथड से ही आपको कॉपर का मास परसेंट से मिला। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसमें कॉपर का मास परसेंट 80 है तो यहां से मैं ऐसे लिख दूं क्या, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन 20% होगा,
अरे कोई बोल ही नहीं रहा। और इसमें भी मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 20% होगा। बोलो, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 20% होगा। सर, हमने दो अलग अलग मेथड से कॉपर ऑक्साइड बनाने की कोशिश करी है। यस, दो अलग अलग मेथड से कॉपर ऑक्साइड बनाया, लेकिन दोनों मेथड में ही कॉपर और ऑक्सीजन का जो बाई मास रेशियो था, जो मास परसेंटेज था, वो सेम था। इसका मतलब ये जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है सर, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फुलफिल करता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फुलफिल करता है। आपको समझ में आ गया हो तो डन लिख दिएगा, फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बोलो, समझ में आया क्या? यस यस यस, क्लियर हुआ? कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, 100% नहीं भी आया, थोड़ा बहुत तो आया होगा, पक्का। एक और क्वेश्चन तो देखो, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं और एकदम दिमाग में क्लियर बैठ जाएगा। अब ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ना आपने 9th क्लास में पढ़ा, आपने 10th क्लास में पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लेकिन 10th क्लास में कुछ नहीं पढ़ते हो भाई, ऐसे धुआं उड़ाते हो ऐसे। जितना तुम लोगों ने 9th 10th में पूरा पढ़ा होगा ना, पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का, उससे ज्यादा इस एक चैप्टर में पढ़ लोगे। तो मैं आप लोगों से ना थोड़ा सा चाहता हूं कि आप इस एग्जाम की डेप्थ को फील कीजिए, है ना। आप इस एग्जाम को हल्के में ना लें। मुझे पता आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी हवा में हैं ना, उनके पैर जो हैं वो हवा से ऊपर हैं, है ना। उनको लग रहा है क्या है, 11th ही तो है, ये सब कुछ। मैं 9th 10th में मैं इतना बड़ा होशियार था, मैं इतना तोप था, सारी चीज मुझे समझ में आती थी, मैं इतने सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लेता था, मेरे एग्जाम में बढ़िया नंबर आते थे, है ना। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर आपके दिमाग में ऐसा है ना, तो इसका मतलब आपने इस एग्जाम को समझा नहीं अभी, है ना। तो थोड़ा सा पैर अपने जमीन पे टिकाइए, ठीक है, और फील कीजिए इस एग्जाम को, और ये एक्सेप्ट कीजिए कि हो सकता है बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको मैं पहली बार में सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मेरे आज 100 में से 100 मार्क्स नहीं आएंगे। इसको थोड़ा सा फील कीजिए, है ना। अभी अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, मैं आपको कह रहा हूं। 9 10 से इसको कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपको वापस कह रहा हूं। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी कक्षा 10th चल रही है ना, और तुम 11th में आ गए हो, और अभी भी तुम्हारी 10th क्लास चल रही है दिमाग में कि वहां पर हमें ऐसे पढ़ाया जाता था, है ना, हंसते खेलते क्लास में, 2-3 स्लाइड क्लास में होती थी, 2-3 पेज में हमारे नोट्स भर जाते थे पूरी क्लास के, ऐसा अगर तुम्हारे दिमाग में है तो वो नहीं होगा भाई। ये रात और दिन का फर्क है। 10th और 11th में बिल्कुल एकदम जज्बात पलट जाते हैं, दिन रात का फर्क होता है ना। वहां सिलेबस के नाम पे बहुत कम चीजें हैं, एक्चुअल चीज यहां है, मैं आपको बोल रहा हूं। इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना सही रहेगा, नहीं तो महीने 2 महीने बाद तुम्हें पता है क्या होगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है ना। फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमारा सारा सब कुछ उड़ गया, क्योंकि अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, और वो अगर तुम नहीं करोगे, तुम्हें लगेगा कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तो फिर बहुत दिक्कत आएगी, है ना। एक क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ, मैं समझाता रहूंगा तुम्हें हर क्लास में, ये चीज मैं बोलता रहूंगा, तुम्हारे दिमाग में डालता रहूंगा, है ना। क्या पता तुम में से कुछ लोग समझ जाए। यस, आओ एक क्वेश्चन और तुम्हारे सामने दिया है, करने की कोशिश कीजिए इसको जरा, है ना। हाँ, करने की कोशिश कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। आओ जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस, क्वेश्चन क्या कहता है देखो, लिखता है कि 12.976 ग्राम ऑफ लेड कंबाइन विद 2.004 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म पीबीओ2। सर पीबीओ2 कैसे बना? क्वेश्चन में लिख दिया इसने कि जो पीबी है सर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर रहा है, वो पीबीओ2 का फॉर्मेशन कर रहा है ना, पीबीओ2 का फॉर्मेशन कर रहा है, ये क्वेश्चन में लिख दिया इसने पहले से ही। पीबीओ2 कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट एंड इट वाज फाउंड दैट द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन पीबीओ2 इज 13.38%। विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या कर पाओगे क्या तुम? हाँ, अब मैं आपको बताऊं, यहां पर आप लोगों की आदत ही नहीं होती अभी इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की। 10th क्लास तक नहीं पढ़ते हो यार तुम लोग, केमिस्ट्री में कहां करते हो क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते ही नहीं हम, हमें हमारा वहां पेन ही नहीं चलता सर। अब कर रहे हो यहां, इतना बड़ा क्वेश्चन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां तक जब वो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, वापस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, लेंथ ऐसी होती है क्वेश्चन की, है ना। तो थोड़ा सा भाई जागो मोहन प्यारे, है ना। हाँ, जागो मोहन प्यारे। देखो एक मेथड है पीबीओ2 बनाने का, ये रहा
जो था ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके PbO2 बना रहा है। अच्छा, दिस इज मेथड नंबर 1 है ना, ये क्वेश्चन में लिख दिया इसने। और कहता है कि एक और मेथड से भी आप लोग PbO2 बना सकते हो, दैट इज मेथड नंबर 2 है ना, ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में PbO2 कैसे बना, क्वेश्चन में कहता है लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया आपने, है ना, लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया, ठीक है साहब, लेड नाइट्रेट को हीट कर दिया तो उससे भी PbO2 बन गया। अब जब ये जो PbO2 बना है, इस PbO2 में बेटा जो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन है, यस मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन है, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन है, वो कितना मिल गया, 13.38 मिल गया, यस इतना परसेंट मिल गया, यस। अब तो मुझे एक काम करो, यहां पर एक चीज बताओ, 12.976 ग्राम लेड था और ऑक्सीजन कितना था, 2.004 ग्राम। तुम एक काम करो, ये जो मेथड नंबर 1 है, इससे जो PbO2 बना है, क्या आप इसमें मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो? क्या आप यहां पर मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हो क्या? सर कैसे निकालें? सर वो आएगा मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मास। और टोटल मास किस किस का मास, मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ लेड, 12.976 इंटू 100%। मैं आप लोगों से चाहता हूं फटाफट से इसको सॉल्व करके बताइए ये कितना परसेंट आ रहा है। मैं आप लोगों से चाहता हूं फटाफट से इसको सॉल्व करके बताइए ये कितना परसेंट आ रहा है। जल्दी बताओ। यहां से जो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है बेटा, वो कितना आ रहा है? यहां से कितना आ रहा है? क्या यहां से भी 13.3 आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया लड़कों, क्या यहां से भी मास परसेंट 13.3% आ रहा है क्या? सर लगभग इतना ही आ रहा है। इसका मतलब चाहे आप किसी भी मेथड से PbO2 को बनाइए, उस PbO2 में मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन सेम है, और अगर ऑक्सीजन का मास परसेंट सेम है तो Pb का भी मास परसेंट सेम होगा। इसका मतलब सर ये जो डेटा दिया है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। सर क्या तुम समझे क्या बात को? अरे अब तो समझ में आया होगा भाई, अब तो बोल दो कि सर हाँ अभी कहानी क्लियर हुई है, बोलना पड़ेगा बेटा, अब तो समझ में आया होगा, दिमाग में घुसा होगा थोड़ा बहुत, है ना? यस 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 यस। डन है क्या? यस क्लियर हो गया क्या? एक बार मैं एक पोल देने जा रहा हूं बेटा, वोट टाइप का पोल देने चाह रहा हूं, है ना, एक वोट टाइप का पोल देने चाह रहा हूं। अगर समझ में आया तो आप लोग थम्स अप करना, और समझ में नहीं आया तो थम्स डाउन करना, है ना। एक बार के लिए ना मैं पोल दे रहा हूं आपको स्क्रीन पर, आपके ये रहा, है ना, मैंने आपको स्क्रीन पर पोल दिया है। समझ में आया तो थम्स अप करना, नहीं समझ में आया तो थम्स डाउन करना, एक बार के लिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग इसकी कुछ लिमिटेशंस लिखेंगे। लिमिटेशंस करेंगे हम लोग, है ना। सर कहां पर ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं होता, है ना, इसकी हम लोग लिमिटेशंस देखेंगे, है ना, इसकी हम लोग लिमिटेशंस देखेंगे, कहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ जी, रिजल्ट देखें, वेरी गुड, ठीक है, 85% स्टिल मतलब कम है, 14% है भाई, मतलब पहली बार हो रहा है मेरे साथ ऐसा, है ना, कि इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आया, मतलब, और इसमें कुछ था भी नहीं ऐसे समझने का। ठीक है चलो और कोशिश करते हैं, है ना, थोड़ा और कोशिश करते हैं आपको समझाने की। आइए, सर ये लॉ कहां एप्लीकेबल नहीं होता? आपने आइसोटोप्स का नाम सुना है ना, आइसोटोप्स का नाम। इन केस ऑफ आइसोटोप्स दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। इन केस ऑफ आइसोटोप्स दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आइसोटोप हो जाए तो वहां लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सर कैसे? जैसे मान लो वाटर लिखा आप लोगों ने, वाटर, वाटर तो H2O होता है ना, लेकिन कोई ये कहे सर मैं तो वाटर का फॉर्मूला D2O लिखूंगा,
सर ये भी तो वाटर होता है ना, हालांकि ये हैवी वाटर है, ये नॉर्मल वाटर है, लेकिन सर है तो वाटर, मैं तो वाटर का फॉर्मूला ये लिखूंगा। अरे भाई यहां हाइड्रोजन है, यहां ड्यूटेरियम है, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो यहां तो 1:8 है, लेकिन क्या यहां 1:8 रह पाएगा क्या? नहीं सर, जो ड्यूटेरियम होता है इसका एटॉमिक मास 2 होता है सर, 1H1 1H2। सर इस 1H2 को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिट इज योर ड्यूटेरियम, है ना, दिस इज योर हैवी हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना यार, क्या आपको क्लियर हुई है क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? अगर मान लो किसी कंपाउंड में आपने किसी एलिमेंट में उस एलिमेंट की जगह उसका आइसोटोप लिख दिया, तो आइसोटोप के केस में सर वो मास परसेंट सेम नहीं रह पाएगा। यहां 2 ड्यूटेरियम है, 2 ड्यूटेरियम मतलब ये 4:16, सर ये तो 1:4 आ जाएगा सर, और हमें कितना चाहिए था, 1:8 चाहिए था। सर यहां पर लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फुलफिल नहीं हो रहा। यस, क्यों? क्योंकि सर यहां पर आपने H2O, यहां वाटर नहीं बनाया आपने सर यहां D2O बना दिया है, हैवी वाटर बना दिया है। तो अगर आइसोटोप है, आइसोटोप्स के केस में आप लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को नहीं फुलफिल करवा सकते। मेरी बात समझ में आ गया क्या? यस 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 यस, क्या ये चीज क्लियर हुई क्या? डन है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? अबे तुम लोग कहां से आए हो बे? आइसोटोप तुम 10th क्लास से 11th क्लास में कैसे आ गए हो भाई? और क्यों आ गए हो भाई? यहां क्या कर रहे हो? कोई काम नहीं है यहां। हाँ, कोई काम नहीं है बेटा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स अभी पिछली वाली क्लास में बताया है ना, और साला तुम फिर टीचर को ब्लेम करोगे कि मास्टर हमें नहीं पढ़ा रहा सही से। ये आइसोटोप्स पिछली वाली क्लास में बता के आया हूं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में आइसोटोप्स बताए थे। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है। साला पढ़ के आते नहीं हो तुम लोग क्लास में, और फिर तुम्हें समझ में नहीं आता। बताओ, ये देखो, व्हाट इज ड्यूटेरियम? भाई ये होता है ड्यूटेरियम, 1H2 को ड्यूटेरियम बोला जाता है। अब हाथ में लेके नहीं दिखा सकता मैं तुम्हें कि ये ड्यूटेरियम होता है ना? हाँ, ये देखो, देख रहे हो आइसोटोप्स क्या है, वो कैसे लिमिटेशन होता है, देख रहे हो तुम। सर 1H क्या 1H3 को ट्रीटियम कहते हैं? हाँ जी, ट्रीटियम कहते हैं। सर केमिस्ट्री में लॉ बना के उनका एक्सेप्शन क्यों दे देते हैं? बेटा अगर तुम कहो तो ना पढ़ाऊं, ये तुम कह दो ना पढ़ाओ, नहीं पढ़ाता हूं, चलो हटा देते हैं, ऐसी क्या बात है? अबे मेरे भाई ये सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस में है तो पढ़ाना पड़ता है हमें, है ना। तुम लोग कहो तो ना पढ़ाएं, मैं तो कहता हूं लो ही क्यों पढ़ाना, और साला केमिस्ट्री क्यों पढ़ानी, क्यों पढ़ना है केमिस्ट्री, क्या काम है? और तुम्हें कोई मजबूर भी नहीं कर रहा केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, क्यों पढ़ रहे हो केमिस्ट्री? कुछ और पढ़ लो। लेकिन अगर तुम्हें जेई की तैयारी करनी है तो केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी तो ये सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और अब ऐसा नहीं है कि मैं सिलेबस में हटा दूं, क्यों बना दिया? अबे क्यों, क्या होता है, बनाया केमिस्ट्री का सिलेबस है, पढ़ना है, अब पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो। बताओ यार, मतलब हद है भाई। व्हाट इज D2 एंड D2O? ये देख रहे हो तुम? यस, ड्यूटेरियम क्या होता है, देखो देखो। सब में मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है क्या? नहीं बेटा, सब में मास परसेंट ऑफ। अब तुम समझ रहे हो क्या क्वेश्चन? देख रहे हो? वापस से क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज आइसोटोप्स। फिर से डाउट देखिए, व्हाट इज आइसोटोप्स। फिर से डाउट देखिए, व्हाट इज आइसोटोप्स। सर हिंदी में भी बता दिया करो, ठीक है। सर डी क्या है D2O में, देख रहे हो तुम? सर ये D2O क्या होता है, देख रहे हो तुम? विच लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ, देख रहे हो तुम? डाउट देख रहे हो? सर आइसोटोप के बारे में बता दीजिए, ये डाउट्स हैं, दीज आर द डाउट्स, देख रहे हो तुम? हाँ भाई साहब, ये ऐसे हैं डाउट्स, है ना। मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मैं आपको सच्चाई बताऊं तुम्हें, सच्चाई बताऊं तुम्हें, तुम लोग ना मतलब IIT जेईई का एग्जाम दोगे, है ना, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि 15 लाख लोग IIT जेईई का एग्जाम देंगे। 15 लाख लोग नहीं देंगे एग्जाम, यूं मानो आप, ईमानदारी से नहीं देंगे वो। तुम्हें लग रहा होगा मेरा कंपटीशन 15 लाख में, नहीं बे, तुम्हारा कंपटीशन वो 2-4 लाख है ना ऊपर वाले, उन्हीं में है बस। वो तुम्हारा कंपटीशन उन्हीं 2-4 लाख में से है, बाकी भूल जाओ तुम, बाकी से तुम्हारा कंपटीशन नहीं है। 75% पॉपुलेशन बस नाम के लिए IIT जेईई की तैयारी कर रही है, उसको पता ही नहीं है क्या करना, वो अलग ही हवा में है, नहीं पता उसको, वो बस कर रहा है वो IIT जेईई की तैयारी, है ना। हाँ, तो तुम उनकी टेंशन मत लेना, ये ऊपर वाले 25% बस कंपटीशन खत्म है मामला,
इतने ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, या फिर इतने लोग पढ़ाई करेंगे लास्ट तक, है ना। अभी हो सकता है बहुत सारे लोग कर रहे हो, लास्ट तक इतने लोग करेंगे, कंपटीशन इतने में बचेगा, मैं आपको बता रहा हूं। सही बोल रहा हूं, इस बात को तुम याद रख लेना भले। साला जिसके 0 नंबर आता है ना, 0 नंबर, लास्ट ईयर का डेटा देखना तुम, जिसके 300 में से 0 नंबर थे ना, 0 नंबर, उसकी रैंक थी 5-6 लाख, 6-7 लाख, 0 नंबर पे 0। मतलब 50% जनता ऐसी है जो खाता भी नहीं खोल पाती पेपर में। समझ रहे हो तुम? अब तुम समझ लो तुम्हारा कंपटीशन कितने लोगों के साथ है। तो एकदम से डिसहार्टेड मत होना, है ना। एकदम से तुम ऐसा ना लगे कि यार इतने सारे लोगों में कंपटीशन, ना 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 ना, वो 50% तो 0 से कम वाले हैं। अब समझ जाओ, बोल रहे हो तुम। हाँ, कंपटीशन तुम्हें लग रहा है ज्यादा है, कंपटीशन नहीं है भाई, कंपटीशन कुछ नहीं है। कंपटीशन सिर्फ यहां है दिमाग में। यस, आओ आओ साहब, एक और इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं, है ना। हाँ, एक और लिमिटेशन पढ़ते हैं इसकी। दूसरी लिमिटेशन ये कहती है कि ये जो लॉ है, इट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, है ना। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, है ना। अब देखो, अब जैसे ही मैंने ये नाम लिखा ना, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स, अब आप में से बहुत सारे लोग भड़क जाएंगे, बोले ये नाम तो हमने सुना ही नहीं है सर, ये कहां से आ गया, है ना। ये नाम कहां से आ गया, हमने तो सुना ही नहीं इसके बारे में, हम नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब आप हर बार नई नई चीजें बताओगे, हम नहीं पढ़ रहे, कहां से आ गया नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। अबे समझो तो सही, मैं समझाऊंगा ना नॉन स्टोइशियोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। लेकिन तुम लोग पहले हिम्मत हार जाते हो, अरे सर ये तो पता नहीं क्या है। देखो, आपने ऐसे कंपाउंड्स पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े होंगे अभी तक, आपने ऐसे कंपाउंड्स नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको क्लास 12th में जाने का मौका मिलेगा। और जो बच्चे क्लास 12th में जाएंगे वो एक चैप्टर पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वहां पर कुछ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने ऐसा पढ़ा है TiH 1.3 से 1.6। यस, ये देखो सर, हमने तो ऐसे कंपाउंड्स पढ़े ही नहीं कभी, हमने तो ऐसा पढ़ा है H2O है, फिक्स है, 2 इधर 1 इधर, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिक्स है, 1 इधर 2 इधर। सर हमने तो ये पढ़ा है एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है सर। यहां देखियो ये क्या है साला, 1.3 से 1.6। हाँ, इसलिए है क्योंकि यहां जो हाइड्रोजन है वो फिक्स है ही नहीं। हाइड्रोजन 1.3 से 1.6 हो सकता है, तुम देख रहे हो। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो मास परसेंटेज है वो फिक्स नहीं होता, उनको हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे। आप 12th क्लास में जाओगे, वहां पर पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि हम लोग यहां लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिमिटेशन को यहां लिखवाना जरूरी है ना, क्योंकि 12th में थोड़ी ना पढ़ोगे वापस। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें यहां पर जो परसेंटेज होता है वो फिक्स नहीं होता, एक रेंज होती है 1.3 से 1.6। बताओ इससे क्या समझे, कैसे मास प्रोपोर्शन फिक्स हो सकता है। यहां साला हाइड्रोजन का मास ही फिक्स नहीं है, तो जो मास परसेंटेज है वो कैसे फिक्स हो सकता है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता। बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आई क्या तुम्हें। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऐसे ही कंपाउंड्स को बोला जाता है जहां पर एटम्स का जो मास है वो फिक्स नहीं होता। बोलिए, अरे मेरी बात समझ में आई क्या तुम्हें, बोलो बोलो, क्या आपको मेरी बात समझ में आई। यस, समझ में आई। हाँ, मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिलेगा मौका 12th में जाने का, मिलेगा, है ना। कुछ लोगों को नहीं भी मिलेगा, वापस 11th पढ़ेंगे, बोले 11th क्लास में कुछ कमी रह गई थी, है ना, मजा सा आ रहा था 11th क्लास पढ़ने में, एक बार के लिए फिर पढ़ेंगे, है ना, एक बार के लिए वापस पढ़ेंगे, है ना। ऐसे भी होंगे तुम में से कई लोग, है ना, ऐसे भी होंगे 30 मार्क का। यस, तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जहां पर ये जो रेशियो है वो फिक्स ना हो, है ना। जैसे मान लो है, ऐसा एग्जांपल लिख दिया AB 2.1 से 2.4, ऐसे लिख दिया, कोई कंपाउंड है इस तरह का, जहां पर भी मास परसेंटेज जो है वो फिक्स नहीं है। यस, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं, एंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बस बेटा इतना ही करवा पाऊंगा यार मैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में मैं इतना ही करवा पाऊंगा, इतना ही डिटेल में और इतना ही स्लो पढ़ा सकता हूं। इससे ज्यादा ना तो डिटेल में मुझे पढ़ाना आता और ना ही इससे स्लो पढ़ाना आता, मैं आपको बताऊं, है ना। पढ़ाया नहीं कभी, 10 साल से 11 साल से इसी पेज से पढ़ा रहा हूं, और अब इससे ज्यादा स्लो और इससे मतलब और डिटेल में मेरे पास तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, मैं आपको सही बताऊं तो, है ना। हो सकता है मेरे में कमी हो, लेकिन हाँ, मतलब इससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि सिलेबस भी आ गया, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है अभी।
ठीक है जी। चलो 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 आगे चलते हैं, अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। अब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, तुम देखोगे जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, लेवल धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। हम लोग आगे बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की। किसने दिया था? इंग्लिश केमिस्ट है, इंग्लिश है भाई, अंग्रेज है, जॉन डॉल्टन, उन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। साला यहां देख रहे हो, यहां कभी ऐसा नाम देखा तुमने? राम सिंह, रमेश, राहुल, है ऐसा नाम देखा तुमने कभी? अनुराग? नहीं सर, हमने ऐसे नाम देखे नहीं कभी। हम ये देखते हैं जॉन डॉल्टन, लेवोजियर, है ना, ऐसे बड़े बड़े, प्रोस्ट, मंडलीव, ऐसे ही नाम देखते हैं सर। सर ये हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हमारे वाले नहीं, ये सोचो तुम क्या कर रहे हो, है ना। हाँ कुछ करो भाई, कुछ बड़ा नाम, कुछ आविष्कार करो साला। हम भी कभी पढ़ाएं तो यहां नाम लिखा है अविनाश, राहुल, ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है, हमारी भी सीना चौड़ा हो जाए कि ये देखो ये हमारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया है। हाँ बस सीवी रमन उधर रह गए भाई, फिजिक्स में रह गए, हमारे केमिस्ट्री में लाओ। हाँ सीवी रमन उधर रह गए, यहां लाओ, यहां कोई लॉ दो केमिस्ट्री में, कुछ बढ़िया करो, है ना। हाँ आओ जी। सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं, साला इस जॉन डॉल्टन का नाम ही चेंज कर देंगे हम, नाम चेंज कर देंगे, नाम हिंदी वाला रख देंगे, इंडियन रख देंगे, नाम ही काम खत्म, अपना बन गया बंदा, है ना। और नाम चेंज करने में तो हम सर माहिर हैं, आजकल बड़ा चल रहा है नाम चेंज करना, इसका भी कर देंगे, क्या दिक्कत है। आइए ये लॉ क्या कहता है, और इस लॉ को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझना, अच्छे से क्या कहता है ये लॉ। सुनो, ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट अभी मैं नहीं समझा रहा हूं ना, स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं अभी, स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूं, पहले मैं एग्जांपल देता हूं और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जांपल उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। आओ, जैसे मान लो आपके पास दो एलिमेंट है ना, आपके पास दो एलिमेंट है, कौन कौन से? एक एलिमेंट है कार्बन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, है ना, दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। यस, आपके पास दो एलिमेंट है, एक एलिमेंट है सर कार्बन और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। सर इन दो एलिमेंट ने आपस में कंबाइन किया, है ना, आपस में रिएक्ट किया और दो कंपाउंड बनाए, एक बार बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी बार बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। बना सकते हैं? किसी के पेट में दर्द तो नहीं है? यस नहीं है। दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, जिन्होंने आपस में कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाए हैं, एक है CO और दूसरा है CO2। मेरा आपसे क्वेश्चन है ना, मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक काम करो सर, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है? सर कार्बन है 12 ग्राम, यस, ऑक्सीजन है 16 ग्राम। अरे यार हाना बोल दो ना, यही है मास का रेशियो, बिल्कुल है सर। CO2 में भी बताओ कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना है? सर वो होगा 12/32, है ना, 12/32 है सर, सही कह रहा हूं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। एक बात बताइए, ये जो दो एलिमेंट आपने लिए हैं और ये जो दो कंपाउंड बनाए हैं, इन कंपाउंड में क्या किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है क्या? हाँ सर, दिख तो रहा है, एक एलिमेंट कार्बन, उसका मास यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 है। सर दो एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है? सर बिल्कुल कांस्टेंट है, देखिए ये रहा सर 12-12। सर कार्बन का जो मास है दोनों में कांस्टेंट है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि इस कांस्टेंट मास के साथ, यस, इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट करेगा, इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट करेगा, उसका रेशियो 1:2 आएगा। कहता है ये रेशियो एक होल नंबर रेशियो आएगा। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम कमेंट्स में कैसे समझ में आएगा तुम्हें? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहां से समझ में आएगा? तुम ये काम कर रहे हो, कहां से समझ में आएगा भाई? गजब हो तुम लोग, है ना, बढ़िया, ठीक है तुम लगे रहो। हाँ यस, मेरी बात समझ में आई, वापस समझ लो। दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया, क्या बनाया? एक बार बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बार बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का बाईमास रेशियो 12-16 था और कार्बन डाइऑक्साइड में 12-32 था। इन दोनों कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है, देख लो, एक एलिमेंट कार्बन का मास कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है, दूसरा एलिमेंट कौन? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का मास रिएक्ट कर रहा है, सर उसका रेशियो क्या आ रहा है? सर उसका रेशियो 1:2 आ रहा है, और सर ये एक होल नंबर रेशियो है। सर ये रेशियो कैसा आएगा? ये होल नंबर रेशियो आएगा। अगर होल नंबर रेशियो आ जाता है, इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है, अगर ऐसा आ जाता है तो। और मेरे हिसाब से होल नंबर क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता है तो केमिस्ट्री की जिस दिन मैथ्स की क्लास हो,
सचिन सर से पूछ लेना कि सर हमें ये बताओ होल नंबर क्या होता है, वो आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझा पाएंगे। यस, हाँ, वो आपको और बढ़िया ढंग से पढ़ा पाएंगे कि व्हाट इज होल नंबर। ठीक है, और एग्जाम्पल मतलब नहीं समझ में आया होगा, अभी रुको और एग्जाम्पल देता हूं, है ना, रुको रुको रुको, अभी और एग्जाम्पल देता हूं ना, उससे कहानी और समझ में आएगी। सुनो, कैसे नहीं समझ में आएगा भाई, समझाएंगे इसको, ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा, समझाएंगे उसको, समझाएंगे, चिंता मत करो। आपके पास दो एलिमेंट है, मान लो एक है हाइड्रोजन, अबे चल जा, क्या हो गया, नजर मत लगाओ वे, एक है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, है ना, दो अलग अलग एलिमेंट है। ये दो अलग अलग एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं सर, ठीक है, कंबाइन करवा दो। इन्होंने कंबाइन होके एक बार बनाया H2O, H2O को दुनिया जानती है पानी बोलती है, और एक और दूसरा कंपाउंड बनाया H2O2, है ना, दूसरा कंपाउंड कौन सा, H2O2 बनाया सर, ठीक है, ठीक है। दो एलिमेंट, ये दोनों कंपाउंड किससे मिलके बने होंगे, दो ही एलिमेंट से मिलके बने होंगे, H2 और H2O2 बन गए, ठीक है सर। एक काम करो, इन दोनों एलिमेंट में, इन दोनों एलिमेंट्स का मास रेशियो निकालो, तो ये कितना आएगा 216, और यहां कितना आएगा 232। सर ये जो दो कंपाउंड बने हैं, इन दो कंपाउंड में क्या किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है क्या, सर क्या किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है क्या, सर दिख रहा है सर, जो हाइड्रोजन है उसका मास दोनों में कांस्टेंट है सर। तो इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है, इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है, उसका रेशियो निकालिए। सर क्या ये रेशियो होल नंबर आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है सर, होल नंबर रेशियो आ रहा है 1:2। इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है। कोई बोल ही नहीं रहा यार, अरे मैं किसको पढ़ा रहा हूं भाई, तुम क्या कर रहे हो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझ में आया क्या। सर क्या ये रेशियो हमेशा 1:2 आएगा, नहीं हमेशा नहीं आएगा, ये तो चलो आ गया यहां, हर बार नहीं आएगा। अरे बोलो ना यार, बोलो बोलो, क्लियर हुआ क्या, और एग्जांपल देता हूं, रुको रुको अभी रुको भाई, अभी इतना जल्दी नहीं जाने देंगे, है ना, अभी इतना नहीं जाने, जल्दी नहीं जाने देंगे, और देखिए एग्जांपल। जैसे मान लो आपके पास दो एलिमेंट थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यस कौन थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और आज इनका मन किया कि क्यों ना एक दूसरे के साथ कंबाइन हुआ जाए, है ना, बोले हो जाते हैं ना, ऐसी क्या बात है, कंबाइन हो जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, एक बार इन्होंने बनाया N2O, एक बार इन्होंने बनाया आपस में कंबाइन होके N2O3, एक बार इन्होंने आपस में कंबाइन होके बनाया N2O4, और एक बार आपस में कंबाइन होके बना दिया N2O5। अब की बार सर बहुत सारे कंपाउंड्स बना दिए, लेकिन ये जितने भी कंपाउंड्स बने हैं सर, ये सिर्फ और सिर्फ दो ही एलिमेंट से मिलकर बने हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से। यस, मेरी बात समझ रहे हो, आइए सर, सर ये जो कंपाउंड्स बने हैं इनमें एलिमेंट्स का मास रेशियो निकालिए। सर देखिए नाइट्रोजन ये आ जाएगा सर 28, ऑक्सीजन हो जाएगा 16, 28 16, 28 16 48, 28 64, और सर ये आ गया 28 80, 16.80। सर एक बात बताओ, क्या ये जितने भी रेशियो है, इन सारे रेशियो में किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है क्या, क्या किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है क्या, सर बिल्कुल कांस्टेंट है। देखियो हर जगह नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट है, हर जगह नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट है। तो अगर नाइट्रोजन का मास कांस्टेंट है हर जगह, तो मुझे एक बात बताओ, इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है, इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है, उसका रेशियो क्या आएगा, उसका रेशियो क्या आएगा सर, उसका रेशियो ये आ रहा है। और क्या ये रेशियो होल नंबर रेशियो है क्या, बिल्कुल है सर। इसका मतलब ये जो कंपाउंड्स हैं ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल कर रहे हैं सर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें, कोई बोल ही नहीं रहा यार भाई, क्या समझ में आया क्या, क्या होल नंबर रेशियो है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल करता है। ये एग्जांपल दे देंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा। यस, मेरी बात समझ गए क्या, क्लियर हुआ क्या। अच्छा डन है, डन है, डन है, पक्का पक्का पक्का। अच्छा अच्छा सर एक बात और बताओ, सर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट ना हो। मैंने कहा अच्छा, एक चलो एक और एग्जांपल देते हैं ना, हाँ एक और एग्जांपल देते हैं।
आपके सामने एक फास्फोरस है और एक है ऑक्सीजन, इनका मन किया आपस में कंबाइन होने का, ठीक है। ये लोग बढ़िया कंबाइन हुए, पता है क्या क्या बनाया? एक बनाया P2O3, P4O6, P2O5, P4O10। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल करते हैं क्या? हाँ, एक बार देखो आप लोग, क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल करते हैं क्या, है ना? एक बार के लिए आप लोग चेक करो, मैं तब तक आप लोगों के बेशकीमती डाउट ले लेता हूं। सर कोई ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसमें होल नंबर ना हो। अभी एग्जांपल देंगे बेटा, होल नंबर ना हो ऐसा एग्जांपल आ गया 1:1.3 या 1.36 ऐसा, है ना, 1.39:2.4 ऐसा कुछ रेशियो आ गया, है ना। अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे अभी अपने आपको समझ में आएगा। सर जीरो इज पॉसिबल बेटा। अरे यार खुद का दिमाग लगाओ यार, जीरो कैसे आ सकता है? किसी एलिमेंट का मास जीरो कैसे हो सकता है? बताओ, ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया, बहुत गलत बात है। सर अगर होल नंबर नहीं आया तो रेशियो कैसा होगा? होल नंबर नहीं आया तो सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल नहीं होगा। अभी मैंने एग्जांपल दिए। सर अगर होल नंबर रेशियो नहीं आए तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सर कैसे डिवाइड करें? वाह 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 वाह, को कैसे डिवाइड करके, भगवान प्रभु, कहां हो भाई? गिर मत जाइयो तुम ऊपर से। अरे भगवान क्या करूं मैं? सॉरी सॉरी सॉरी। इससे बेटा ऐसा होता है, जब रेशियो दिया हुआ होता है ना, उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटे नंबर को सब में डिवाइड कर दो। सबसे छोटा नंबर कौन है? 16। इस 16 को सब में डिवाइड कर दो, 16 को सब में डिवाइड कर दो, 16 को सब में डिवाइड कर दो, है ना, सिंपल रेशियो निकालने के लिए। अब देखो 1 16 3 48, 16 चौक 64 और 16 5 80। ये देखो ये आ गया रेशियो। सॉरी, मतलब मुझे लगा कि ये चीज आपको पता होगी। आई एम सो सॉरी, है ना। हाँ, मैंने मतलब इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आपको नहीं पता होगा। हाँ, होगा क्या? है नहीं होगा ना? आओ देखो मैं बताता हूं आपको कैसे। ऐसे समझो आप लोग कि जो फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना बताया था मैंने आपको? फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना बताया था? एक बार के लिए देखते हैं वापस से। फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना बताया था मैंने? फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना बताया था मैंने? जल्दी बताइए, फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना बताया था? जल्दी बताओ कितना था? जल्दी बताओ। अबे फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना था? 15। वाह वाह बेटा वाह। एक कह रहा 15, एक कह रहा 39, वाह। एक कह रहा 16, वाह वाह वाह। क्या क्या बात, क्या बात बेटा। फास्फोरस का एटॉमिक मास बताया गया था तुझे 31, है ना, 31 होता है ना। तो देखो यहां पर कितना हो जाएगा, 31 इंटू 2 कितना हो गया? 62 और 16 3 48। 62 का दुगना कितना हो गया? 124 और ये था कितना? 48 48 96। यहां पर कितना होगा? 62 और 80 और यहां पर कितना हो गया? 124 और 160। ऐसा ही हो गया ना? ये रेशियो आ रहा है सर, है ना सर, ऐसा कुछ आ रहा है सर। यहां देखिए किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है ही नहीं सर। देखो यहां किसी भी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है ही नहीं, किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट है ही नहीं। मैंने कहा वो तुझे दिख रहा है कांस्टेंट नहीं है, लेकिन कांस्टेंट है बेटा। मन की आंखों से देख, तो मेरी आंखों से देख, कांस्टेंट है किसी एक एलिमेंट का मास। आप बोलोगे सर कैसे, किसका मास कांस्टेंट है? मैंने कहा रुक, तू क्या इसको 124 96 को ऐसे लिख सकता है क्या? 62 48 लिख सकता है क्या? अरे सर हाँ लिख तो सकता हूं, मैं इसको लिख तो सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने इसको सिंपल कर लिया, 2 को डिवाइड कर दिया, यस 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो 124 96 लिखो, भले 62 48 लिखो, बात तो एक ही है। कोई बोल ही नहीं रहा यार। यहां पर भी 124 160 लिखो या फिर 62 80 लिखो, मेरे भाई बात तो एक ही है। 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो रेशियो है ना। अरे रेशियो लिख सकते हो ना भाई, आप देखो ना, जैसे एक रेशियो है 2:4, इसको मैं 1:2 भी तो लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता क्या? जैसे मान लो आपके पास रेशियो है 4:8,
मैं इसको 1:2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर मान लो 124 96 है तो इसको 62:48 भी तो लिख सकता हूं। यार कोई बोल रहा है क्या? अरे हाँ ना बोलेगा क्या? तो सर यहां देखो, अगर ये 62 है, ये 62, ये 62, ये 62, चारों जगह 62 है। सर एक एलिमेंट फास्फोरस का मास हर जगह कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, उस ऑक्सीजन के मास का रेशो निकालिए, उस ऑक्सीजन के मास का रेशो निकालिए। बिल्कुल रेशो निकाल लेते हैं सर। 16×3 = 48, 16×3 = 16/80, 16/80, 3:3 5:5 आ रहा है सर। ये एक होल नंबर रेशो है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भाग भाग के सर फुलफिल होगा। क्यों नहीं होगा सर? बताओ, कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ। डन है क्या? यस, क्लियर हुआ ना? पक्का? सोच लो, अब गलत ना कर दो। सोच लियो बे? हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। एक डाउट और था आप लोगों का, एक डाउट और था, उसको भी क्लियर कर देते हैं। सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट थे, इन्होंने आपस में कंबाइन होके मान लो ऐसे बनाया होता, एक बार बनाया होता NO2, एक बार बनाया होता N2। सर क्या यहां लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है क्या? या और एक बार बनाया होता NO। लो जी, मजा आ जाएगा। ये तीन आपके सामने ऑक्साइड लिखे हैं, NO, N2O, NO2। अब बताओ क्या यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है क्या? यस, क्या यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है क्या? बेटा आगे आने वाली क्लासेस ऐसी ही होंगी, है ना सर। आज वाली क्लास तो हैवी लग रही, अबे ये कुछ नहीं है हैवी, आगे आने वाली क्लासेस और भी हैवी होंगी। मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। हाँ, अब तुम बच्चे नहीं रहे हो बे, तुम बहुत बड़े बड़ी चीजें पढ़ रहे हो, है ना। तुम बच्चों वाले मेंटालिटी से बाहर आओ, हर चीज में शिकायत करने वाली मेंटालिटी से बाहर आओ। बी ए मैन, रिस्पॉन्सिबल बनो, है ना। हाँ, यस। हुआ क्या? करेगा क्या? सर नहीं करेगा, सर नहीं करेगा। सर देख लेते हैं एक बार के लिए ना। सर नाइट्रोजन है 14, ऑक्सीजन है 32। सर नाइट्रोजन है 28, ऑक्सीजन है 16। सर यहां नाइट्रोजन है 14, सर ये है 16। मैंने कहा अच्छा सर ये तो लग नहीं रहा करेगा। अरे तो मैंने कहा एक बात बता, ये जो 28-16 है मुन्ना, इस 28-16 को क्या तू 14-8 लिख सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकता है। और जैसे तूने 14-8 लिखा, ये देख तेरा ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन का मास है तीनों जगह सेम आ गया। और इस सेम मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो निकाल ले, 4:1:2। क्या होल नंबर रेशियो आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो सर ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? बिल्कुल करेगा। कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ। बिल्कुल कर रहा है साहब। समझ में आया मुन्ना? कुछ कुछ तो आया होगा भाई। अब ये मत बोल देना सर नहीं समझ में आया, भाई जान चली जाएगी मेरी, मैं सही बता रहा हूं। आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। कॉफी का बोला था मैंने भरत को। हाँ जी, एक क्वेश्चन आपके सामने है। यस, अब अगर मान लो, हाँ क्वेश्चन और देंगे बेटा, क्वेश्चन देंगे। अब इस क्वेश्चन की मैं देखो, इसकी जो डेफिनेशन थी ना उसको समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। अब इसकी मैं डेफिनेशन को समझाता हूं। आओ देखो डेफिनेशन क्या कह रही है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, देखो ये रहे दो एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर, है ना। देखो यहां तक, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। दो एलिमेंट है आपस में कंबाइन होकर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है सर। The masses of one of the element that combines with the fixed mass of the other, यहां देखिए combine with fixed mass of the other, ये रहा fixed mass of the other। एक एलिमेंट का मास फिक्स है, तो जब masses of one of the element that's combined with the fixed mass of the other always bear a simple whole number ratio। इस फिक्स मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास कंबाइन हो रहा है वो होल नंबर रेशियो में आ रहा है। बस सीधा सा स्टेटमेंट है, थोड़ी सी अंग्रेजी है बेटा इसमें, और कुछ नहीं है ना, थोड़ी सी इंग्लिश है। आप भावनाओं को समझो, केमिस्ट्री समझो, साइंस समझो, इसके पीछे की इंग्लिश को मत समझो कि ये हम कैसे याद करेंगे सर, ये अंग्रेजी कैसे याद होगी, हमें ये लाइन कैसे याद होगी, वो बात अलग है। आप सिर्फ ये समझो क्वेश्चन क्या कहता है, ये लॉ क्या कहता है, और क्या मुझे फीलिंग्स इस क्वेश्चन की समझ में आई क्या। यस, अब मैं इस क्वेश्चन का पोल देने जा रहा हूं
और इस क्वेश्चन का पोल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। इस क्वेश्चन का पोल मैंने आपको दे दिया है स्क्रीन पर आपकी, ये रहा। अभी मैंने एग्जाम्पल भी करवाया ये वाला, यस, जस्ट अभी मैंने एग्जाम्पल करवाया। और देखना इसमें कितने सारे लोग हैं जो इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। हाँ, इसमें भी देखना कितने सारे लोग निपट जाएंगे, ऐसे निपट जाएंगे, कितने सारे लोग निपट जाएंगे, देखना जरा। अभी लेट जाएंगे ऐसे, नहीं समझ में आया, हम नहीं कर पाए सर। हाँ, खत्म होने जा रहा पोल। लो जी, लो सर, पोल आपके सामने, रिजल्ट आपके सामने। देखो मैं कह रहा था ना 86.5%। अब भी एग्जाम्पल करवा के आया हूं, देख रहे हो तुम कितने तेजस्वी लोग हैं भाई, कितने तेजस्वी लोग हैं। ये देखिए 2 मिनट पहले एग्जाम्पल लिखा था CO और CO2 का, और यही जब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया, बस निपट गई दुनिया। ये देखो, ये गलत कर दिया। CO और CO2 जो है सर, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल करता है। सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की कंडीशन ही यही है कि जितने भी कंपाउंड्स बनने चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट से बनने चाहिए। देखो यहां पर 2 कंपाउंड है, लेकिन एलिमेंट कितने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। मल्टीपल प्रोपोर्शन हो ही नहीं सकता साला। दो कंपाउंड है, लेकिन एलिमेंट कितने, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो ही नहीं सकता। कंपाउंड है 2, लेकिन एलिमेंट्स कितने हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही केस बनता है, ऑप्शन नंबर सी। अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल करवाया, 2 मिनट पहले एग्जांपल करवाया। 14% लोग जो है वो उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। तुम समझ जाओ, अगर यही क्वेश्चन आज से 1.5 साल बाद आएगा तो ये 14% की जगह यहां 70% लोग होंगे जो गलत करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, है ना। और लीडर बोर्ड आप लोगों के सामने है, सूर्यान सबसे ऊपर, फिर आरव, और फिर है स्नेहा सिंह राजपूत। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, अगला क्वेश्चन और करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, यस। एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, बताओ। कहता है CO, CO2 एंड C2O3 फॉलोज। पोल नहीं आया बेटा, जिसके पास पोल नहीं आता ना वो परसेंटेज में भी नहीं आता, तुम चिंता मत करो, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये 14% लोग तो वो हैं जिनके पास पोल नहीं आया होगा, नहीं, उनको इंक्लूड ही नहीं किया गया होगा पोल में। 14% लोग वो हैं जिन्होंने गलत किया इस क्वेश्चन को। CO, CO2 एंड C2O3 कौन से लॉ को फॉलो करते हैं? हाँ, और तुम ये और समझ जाओ, ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन रहा हूं तो तुम्हें लगे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ही सही होगा। दुर्घटना घटित हो सकती है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं। हाँ, दुर्घटना घटित हो सकती है आपके साथ। मैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बता रहा हूं तो क्वेश्चन भी उसी का होगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है ना, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। पोल आपके सामने है, पोल आपके सामने। यस, पोल आपके सामने है। 15 सेकंड जा चुके हैं, 15 सेकंड से भी कम टाइम बचा है। बताओ बताओ। लो जी, पोल हो लिया खत्म, और इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, तुम देख रहे हो, 82% बच्चे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। 18% फिर निपट चुके हैं सर, 18% निपट चुके हैं, देख रहे हो तुम। कौन कौन है? CO, CO2 और C2O3। सर सबसे पहले काम करो, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन 16, ये कितना 12, 32, ये कितना 24, 48। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, इस 24, 48 को तू 12, 24 लिख सकता है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके पास 2 एलिमेंट थे, कार्बन और ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में कंबाइन होकर 3 कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। किसी एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट बना दीजिए, तो जो इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो निकालिए, 243 होल नंबर रेशियो आ रहा है। इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फुलफिल हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ, ऐसे क्वेश्चंस तुम गलत कर रहे हो यार, कैसे काम चलेगा भाई? आइए फिर कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क दिए जाएं। ये वाला क्वेश्चन है, इसको घर से करिएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है होमवर्क, ये भी खुद से करिएगा। यस, अब इसी पे बेस्ड एक अलग टाइप का क्वेश्चन और करवाता हूं, है ना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है जो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। ये दूसरी तरह का क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। बाकी एज सच जेई वगैरह में इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है ना, थोड़ी सी कम है। क्या कहता है? ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, समझ लेना इसको अच्छे से। इस पे एक क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा और दूसरा तुम्हें होमवर्क में दूंगा घर पे करने के लिए। आओ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ आओ देखें क्या कह रहा है। लिखता है इट वॉज फाउंड दैट ब्लैक ऑक्साइड एंड रेड ऑक्साइड ऑफ कॉपर कंटेन्स 80% एंड 89% ऑफ कॉपर रिस्पेक्टिवली, शो दैट दिस डेटा इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बस बहुत ही सिंपल और बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया और बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया है। बस इस क्वेश्चन की आप लोग फीलिंग्स को समझिए और क्या कहना चाहता है आपसे उसको समझिए। बेटा समझ लो इसको, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं आज, तो आज इसको खत्म कर ही देते हैं ना, कल के लिए क्यों छोड़ना इसको, है ना। आओ देखो इसको पढ़ ही लेते हैं। क्या कह रहा है देखो, मैं सबसे पहले बात करूंगा किसकी, ब्लैक ऑक्साइड की, है ना। कॉपर का ब्लैक ऑक्साइड है ना। कॉपर ऑक्साइड बनता कैसे भाई, ऑब्वियस सी बात है, कॉपर होगा और उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया होगा और उससे कॉपर ऑक्साइड बन गया होगा। सिंपल है ना यार, यही तो हुआ होगा। यस, मान लेते हैं कॉपर ऑक्साइड का मास है 100 ग्राम। कितना है? 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। यस, परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 ग्राम मान लेते हैं। तो कहता है कि कॉपर कितना है रेड ऑक्साइड में, सॉरी ब्लैक ऑक्साइड में कॉपर कितना है? 80%। इसका मतलब मास ऑफ कॉपर कितना हो गया यहां, जल्दी बोलो। मास ऑफ कॉपर, आपके पास टोटल मास है 100 ग्राम और उसका 80% कौन है? कॉपर है। तो सर कॉपर का मास कितना हो गया? 80 ग्राम हो गया। अगर 80 ग्राम कॉपर का मास है तो ऑक्सीजन कितना रहा होगा? फिर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना रहा होगा? सर ऑक्सीजन का मास रहा होगा 100 में से 80 को माइनस कर दो, 20 ग्राम रहा होगा। बोलो, रहा होगा? सही कह रहा हूं मैं? सर बिल्कुल है, मतलब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है सर, अब वहीं पर आ जाओ आप किसके पास? रेड ऑक्साइड के पास। किसके पास आ जाओ? रेड ऑक्साइड के पास आ जाओ, है ना। किसके पास आ जाओ बेटा? रेड ऑक्साइड के पास। रेड ऑक्साइड में क्या कह रहा है क्वेश्चन की 89% ऑफ कॉपर है, ठीक है। तो रेड ऑक्साइड में मास ऑफ कॉपर कितना है? सर वो है 89%, 89 ग्राम। और सर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? फिर वो हो जाएगा सर 11 ग्राम। वो कितना हो जाएगा? 11 ग्राम, है ना। वो कितना हो जाएगा? 11 ग्राम। अब समझो सर, हमारे पास दो अलग अलग ऑक्साइड है, लेकिन इन दो अलग अलग ऑक्साइड में किसी भी एलिमेंट का मास कांस्टेंट नहीं है। देखो सर, कॉपर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट थे, है ना। कॉपर और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, है ना। कॉपर और ऑक्सीजन ये दो एलिमेंट है, आपस में कंबाइन हो रहे हैं। एक बार बना रहे हैं ब्लैक ऑक्साइड, है ना, एक बार बना रहे हैं ब्लैक ऑक्साइड और एक बार बना रहे हैं रेड ऑक्साइड। हम क्या करते हैं, हम इन दो एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट के मास को कांस्टेंट बनाते हैं। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि यहां पर किसी भी एलिमेंट का मास कांस्टेंट नहीं है। देखो कॉपर और ऑक्सीजन 80-20 है, यहां पर कॉपर और ऑक्सीजन 89-11 है। तो किसी भी एलिमेंट का मास कांस्टेंट नहीं है, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, हम बनाने की कोशिश करेंगे कांस्टेंट। सर वो कैसे बनाएंगे? आओ मैं बताता हूं कैसे बनाएंगे, है ना। समझ लेना बेटा इसको अच्छे से, देखो। और जिसको लग रहा है कि उसको नहीं समझ में आ रहा और उसको नहीं पढ़ना है, वो जा सकता है क्लास से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास तो मैं खत्म नहीं करूंगा जब तक ये ना पढ़ा दूं, है ना। आप लोग भले ही जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप क्लास में आए और हमारी क्लास की शोभा बढ़ा दी, है ना। आपने मेरी शक्ल देखी, हम धन्य हो गए कि आप मेरी क्लास में आए, है ना। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, है ना। थैंक यू सो मच, है ना। आप लोग जा सकते हैं बिल्कुल बढ़िया ढंग से। यस आओ, हाँ इधर देखो। तो सर किस एलिमेंट का मास कांस्टेंट बनाए? किसी का भी, आपकी श्रद्धा, दोनों में से किसी भी एलिमेंट का मास कांस्टेंट बना लो। सुनो, मैंने ऐसे लिख दिया कि 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 80 ग्राम कॉपर रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो किसी के पेट में दर्द है क्या? बोले नहीं सर, देखो ना भाई, 80 ग्राम कॉपर 20 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो 1 ग्राम कॉपर जो होगा वो कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? सर वो रिएक्ट करेगा 80/20, मतलब 4 ग्राम कॉपर के साथ, है ना। 1 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया सर। इधर आ जाओ आप, सर आप इधर लिखो 11 ग्राम ऑक्सीजन जो है, सर 11 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 89 ग्राम कॉपर के साथ रिएक्ट कर रहा है। अरे बोलो ना यार, बिल्कुल कर रहा है। इसलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितने कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा? 89/11 ग्राम कॉपर। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 8.0 कुछ समथिंग ग्राम कॉपर मिलेगा। यस बिल्कुल सर, 8 ग्राम कॉपर मिलेगा, 8.0 कुछ समथिंग मिलेगा, है ना। मैं इसको 8 लिख रहा हूं, है ना। इतना तो अप्रोक्सीमेशन हमें लेना पड़ेगा। अब समझो
अब ये दोनों ही कंपाउंड्स हैं, रेड ऑक्साइड और ब्लैक ऑक्साइड, दोनों ही कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। हमने क्या किया, कॉपर और ऑक्सीजन इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट का मास कांस्टेंट बना दिया, और वो कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास दोनों में कांस्टेंट बना दिया, इधर भी 1 ग्राम ऑक्सीजन, इधर भी 1 ग्राम ऑक्सीजन। अब इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरे एलिमेंट का मास रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो निकालना है। इस कांस्टेंट मास के साथ जो दूसरा एलिमेंट, कौन, कॉपर, कॉपर जो रिएक्ट कर रहा है उसके मास का रेशियो निकालो, है ना, रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर। रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉपर वो कितना आएगा, 4:8। सर वो 1:2 आ रहा है, इसका मतलब ये होल नंबर रेशियो है, और होल नंबर रेशियो है तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। यस अब बेटा थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन हमें लेना पड़ेगा। 8.0 कुछ समथिंग को मैं 8 लिखूंगा, है ना। देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि इतना तो कैलकुलेशन में भी ऊपर नीचे हो जाता है, डेटा में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इतना हल्का सा अप्रोक्सीमेशन मुझे लेना पड़ेगा। हाँ अगर ये ऐसा होता ना 8.3 होता, 8.4 होता, तब मैं बोलता ये गलत है, लेकिन 8.0 कुछ समथिंग को 8 लिख सकते हो आप लोग। यस मेरी बात समझ में आई। यस 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 दादा बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात क्लियर हुई? क्या करा है वापस समझो। ब्लैक ऑक्साइड था, कॉपर का मास दे रखा था, ऑक्सीजन का मास दे रखा था। रेड ऑक्साइड था, उसमें कॉपर का मास दे रखा था, ऑक्सीजन का मास दे रखा था। लेकिन कॉपर और ऑक्सीजन का मास दोनों में कहीं पर भी कांस्टेंट नहीं था, तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन का मास दोनों जगह कांस्टेंट बना लिया। यहां पर 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 4 ग्राम कॉपर रिएक्ट कर रहा है, यहां 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 8 ग्राम कॉपर रिएक्ट कर रहा है। दोनों में ऑक्सीजन का मास कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो कॉपर का मास रिएक्ट कर रहा है उसका रेशियो 1:2 आ रहा है, और ये रेशियो होल नंबर है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फुलफिल करता है सर। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं जो इस पे पूछता है। अब मैं आपको बताऊं, आपको हो सकता है ये चीजें मुश्किल लग रही हो, है ना, और मैं मानता हूं ये मुश्किल है, क्योंकि ऐसी चीजें आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी है ना, और मुश्किल है। मैं इसमें कुछ नहीं, मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना पूरा एफर्ट दे रहा हूं कि आपको ये चीज समझ में आए। आज वाली क्लास में सिर्फ 3 लॉ पढ़ाए मैंने, और अगर यही क्लास ड्रॉपर की होती तो मैं सारे लॉ 6 के लॉ खत्म करके और आगे चीज पढ़ा देता। मैं इतना स्लो, इतना पेस कम रख के चल रहा हूं, है ना, ताकि आपको ये चीज समझ में आए। मैं हमेशा कहता हूं बेटा, जब आप क्लास 10th से 11th में आते हो, है ना, ये वाला क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है ना, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आप इसको घर पे करिएगा। जब आप क्लास 10th से 11th में आते हो ना, देखो होता क्या है, 10th क्लास है यहां, है ना, और 11th क्लास है यहां, बहुत गैप है। तो जो ग्राफ है ना बेटा ऐसे चलता है, ऐसे आता है ग्राफ, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। यहां पर है 10th, आप एकदम से 10th से 11th में आए हो, यहां है 11th। तो जो 10th से 11th में आओगे तो ये जो शुरू का बेटा 2-3 महीना है ना, ये जो टाइम है वो कितना है, दिस इज 2-3 मंथ्स। बस सारी कहानी इसी की है। मैं खास तौर से केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, खास तौर से मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, फिजिक्स और मैथ्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर थोड़ी चीजें आसान है अभी केमिस्ट्री के कंपैरिजन में। तो ये जो गैप है ना बेटा 10th से 11th, ये जो 2-3 महीने का टाइम है, इसमें आपको बहुत ज्यादा गैप फील होगा। इसके बाद आपको हल्का 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 इंक्रीज मिलेगा, लेवल में इंक्रीज मिलेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये जो शुरू के 2 महीने है ना, शुरू के 3 महीने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। और इस बात को तुम आज मैं बोल रहा हूं, और जिस दिन तुम्हारी क्लास 11th खत्म होना उस दिन तुम अपने दिमाग में रखना, अगर इन 2-3 महीनों में जिस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत नहीं करी, है ना, वो मैं बता रहा हूं केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस लूज कर देगा। सारा खेल सिर्फ इन्हीं 2-3 महीनों का है। यहां अगर तुमने जम के मेहनत कर ली, और इसमें दिक्कत ही होती है कि हमारे 10th क्लास में इतने पढ़ने की आदत नहीं होती, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की आदत नहीं होती। मैं आपको कितने सारे क्वेश्चन क्लास में करवा दूंगा, कितने सारे क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, जितने क्वेश्चंस तुम लोगों ने आज तक 10वीं क्लास तक नहीं करे होंगे, पहली से लेकर 10वीं क्लास तक इतने क्वेश्चन नहीं करे होंगे जितने न्यूमेरिकल तुम इस एक चैप्टर में कर लोगे, ये मेरी गारंटी है ना। तो ये मुश्किल है, मानना पड़ेगा ना यार, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आपका सिलेबस है, इस तरह से चलता है, मुझे भी चलाना पड़ेगा। यस तो ये जो 2-3 महीने का टाइम है, इस टाइम में जम के मेहनत करना, ताकि ये जो गैप है 10 से 11th वाला, इस गैप को तुम कम कर सको। जो जितना कंसिस्टेंट रहेगा, ईमानदारी से क्लास में होमवर्क करेगा, रिवाइज करेगा, घर जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा। और मैं आपको चीज बताऊं, जब मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा, जब मैं तुम्हें मॉड्यूल के क्वेश्चन दूंगा, जब मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, हो सकता है तुम उनमें से 50% क्वेश्चन ही कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं आपको बता रहा हूं 50% क्वेश्चन भी सॉल्व कर पा रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखा बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, सर मेरे डीपीपी में 12 में से 1 क्वेश्चन नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया, मेरे 12 में से 2 क्वेश्चन नहीं हुए, मुझे समझ नहीं आया। मैं पागल हो गए हो तुम,
ये हिस्ट्री नहीं है, ये साइंस है, और साइंस में न्यूमेरिकल्स है। 12 में से 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे ना तो कुछ बुरा नहीं है, साला तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो 10th वाली जो मेंटालिटी है ना कि 12 में से 12 क्वेश्चन ही सही होने चाहिए, उस मेंटालिटी से बाहर आओ भाई, वो नहीं चलेगी। यस, यहां 50% नंबर अगर तुम्हारे आ जाएंगे ना जेईई मेंस में, तो एक अच्छी रैंक के साथ अच्छा एनआईटी मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना अपना, ये मत कर देना कि नहीं मेरे तो इतने क्वेश्चन नहीं हो रहे, इसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसे लोगों से मैं हर साल डील करता हूं। ये जो अर्जुना है लगातार 3 साल से मैं ले रहा हूं, मुझे पता है। पिछली बार तो अर्जुना के दोनों बैचेस मैंने लिए, अर्जुना 1.0 में ले रखा था, अर्जुना 2.0 मेरे पास था, है ना। तो मुझे पता है कि जब क्लास 11th में बच्चा आता है तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती है। 6-7 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है ना, या सामने बच्चों को बैठा के पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि 11th क्लास के बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज तो थोड़ा सा अपना जो एनर्जी लेवल है उसको नीचे लेके आओ, थोड़ा सा हम्बल बनो, ग्राउंड पे रहो, धरती पे अपने पैर जमाओ। आप रहे होंगे तोप, आप रहे होंगे 30 मार्क का क्लास 10th में, 11th में नहीं है ऐसा। 11th में 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और हर बच्चा एक लेवल पे है, 0 पे है। यहां से जो जितना मेहनत कर लेगा ना उससे आगे चला जाएगा। 70% जिसके 10th क्लास में ना 95 वालों को ऐसे ना धूल उड़ाते देखा उनके मुंह पे मैंने। 70% उनके सामने पानी भरते हैं 95% वाले। क्यों? क्योंकि 95 वाले को ये घमंड था कि मैं तो 95 है, क्या हो गया साला, 2-3 महीने नहीं होंगे, 2-3 महीने बाद पढ़ लेंगे, क्लास 11 तो बहुत 1 साल है ना, 2-3 महीने नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ लेंगे, नंबर तो आ ही जाएंगे। कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, आज बोल रहा हूं। जितना सीरियस ले सकते हो उतना सीरियस ले लो। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा मैं डरा रहा हूं, डरा नहीं रहा भाई, सच्चाई से अवगत करवा रहा हूं, है ना। यही ट्रूथ है, यही सच्चाई है, यही सच है। जितना जल्दी मान लो और उस हिसाब से धीरे धीरे अपनी सीटिंग बढ़ाओ। हर दिन मान लो आज आप 1 घंटा घर पे पढ़ाई करते हो, कल 1.5 घंटा करो, फिर 2 घंटा करो, 2.5 घंटा करो, 3 घंटा करो। अपनी सीटिंग को बढ़ाओ, अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल को बढ़ाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, आप इस बात को माने। यस, और नहीं मानोगे तो धीरे धीरे तुम्हें पता लग जाएगा। आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछिए आप लोग। यस, आप अपने सीनियर से पूछो कि क्या जो सर ने बातें बोली हैं क्या सही है। और थोड़ा सा ना बड़ा बनो, बच्चे मत रहो, इतनी शिकायतें मत करो, है ना। मतलब जो होता ना कि कंप्लेंट करना इतनी सारी, उस मोड से बाहर आओ। मैंने देखा एक दिन पिछले वाले डीपीपी में एक क्वेश्चन ऐसा था जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन का आ गया था। भर दिया भाई कमेंट लोगों ने, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन कैसे डाल दिया, आपने पढ़ाया नहीं। अरे भाई, कभी हम लोग सोचते हैं, जैसे मान लो आज मैंने सोचा कि गैलुसेक्स लॉ में पढ़ा दूंगा, तो मैंने डीपीपी में गैलुसेक्स लॉ का क्वेश्चन डाल दिया। अब आज क्लास का पेस इतना स्लो था कि मैं नहीं पढ़ा पाया, मान लो, तुम भर दोगे कमेंट, लॉ ऑफ गैलुसेक्स लॉ पढ़ाया नहीं, इसके क्वेश्चन डाल दिए, क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा। अरे तो मेरे भाई आज नहीं हो रहे, कल कर लियो भाई, उस डीपीपी में से वो वाला क्वेश्चन कल लगा लियो। क्या परेशानी क्या है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तो भाई थोड़ा सा बड़ा बनो यार, इतना छोटे बच्चों की तरह मत करो। अब तुम 11th क्लास में आ गए हो, है ना, कंप्लेंट मोड में मत रहो। डीपीपी में कई बार ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमने ना पढ़ाए, क्योंकि हमें लगता है कि ये मैं पढ़ा देंगे, लेकिन क्लास तो यार तुम लोगों को चलानी है ना। आप लोग क्लास उस पेज से चलाते नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाते, है ना। तो थोड़ा सा इन सारी चीजों को ध्यान रखो। मतलब क्यों अपना एनर्जी लेवल वेस्ट करो, है ना। अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करो ये सब कुछ लिखने में कि क्या हो गया सर, ये नहीं है, वो नहीं है, इतना नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, है ना। आज का होमवर्क बता देता हूं। देखो आज आपको डीपीपी मिलेगी, तो डीपीपी नंबर 3 है ना, वो वाला होमवर्क है। अभी इसमें मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, और जो क्लास में दिया है ना, वो तो करना ही है। जो क्लास में दिया है बेटा उसको तो करना ही है। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। रिवीजन, कल हमारे जो लॉज है वो खत्म हो जाएंगे, कल हमारे लॉज खत्म हो जाएंगे। अब ये जो तुम्हारा है ना होमवर्क में देता हूं आपको, देखो आप होमवर्क में कहां तक क्वेश्चंस कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। होमवर्क में आप कहां तक क्वेश्चन कर सकते हो मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने आपका जो मॉड्यूल है ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करके, है ना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन करके एक एक्सरसाइज दी हुई होगी, है ना। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की एक्सरसाइज दी हुई होगी, और वो जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की एक्सरसाइज है उसमें से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर ले, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लेना, है ना। ये वाली आप लोग ट्राई करना, और एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल तो चलो एक बार आप लोग देखना। हाँ, एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद रुको, प्रारंभ सीरीज जो है, प्रारंभ में से आप लोग क्वेश्चन कितने दे रखे हैं? प्रारंभ में थे 1 2 3 4। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 6 और ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज में से, पीवाईक्यूज तो हालांकि अभी ज्यादा नहीं हुए होंगे, पीवाईक्यूज वाला तो कुछ पढ़ाया नहीं होगा आज। हाँ, पीवाईक्यूज में से आप 6-7 दे रखे हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज में से आप इतना ही करोगे, है ना, पीवाईक्यूज में से इतना ही करो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने एडिशनल दिए, ये वाले क्वेश्चन कर लेना आप लोग, ठीक है जी। ठीक है बेटा। अरे पेज नंबर भी बताएं क्या यार? अब पेज नंबर का नहीं पता, अब ये पेज नंबर सेम है या नहीं है यार, अब ये तो तुम ढूंढ लो यार, मॉड्यूल में से पेज नंबर भी बताओ। अरे भाई कब बड़े हो गए तुम दादा। पेज नंबर बेटा ये कहाँ है यार? ये जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है ना, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन मेरे हिसाब से पेज नंबर 54 पे है। मेरे पास जो मॉड्यूल है ना उसमें पेज नंबर 54 पे ये है, और पेज नंबर 54 पे ही ये आपके एग्जांपल्स है ना, ये एग्जांपल भी पेज नंबर 54 पे ही है, ठीक है। और ये जो तुम्हारा प्रारंभ है ना, ये जो तुम्हारा प्रारंभ है ये है पेज नंबर 74 पे है ना। ये जो प्रारंभ है ना बेटा, ये पेज नंबर 74 पे है, ये देख लेना आप लोग, है ना, पेज नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। चलो फिर एक क्लास और होनी है, एक क्लास और होनी है अपनी, कल वाली क्लास होगी वो, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, शायरी नहीं सुनाएंगे यार आज क्लास में मजा नहीं आया, मतलब, है ना, एकदम क्लास से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आज, तो कोई शायरी वायरी नहीं होगी आज, है ना। तुम लोग घर जाके रिवाइज करो बढ़िया से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे। चलो फिर मिलते हैं, काफी टाइम ले लिया मैंने, तुम्हारा 10 मिनट बचा है, जाओ अब नेक्स्ट क्लास भी लेनी है तुम्हें। तो चलो फिर नेक्स्ट क्लास तक के लिए सारे लोगों को टाटा बाय बाय, सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।